हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही सॉलिड तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। द टॉपिक इज फ्लूइड, बट हमें करना इसे बहुत ही सॉलिड तरीके से है ताकि इसका एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं छूटे। ओके, तो दीज आर द टॉपिक जो हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक के साथ, फ्लूइड्स की थ्योरी के साथ। तो देखिए, फ्लूइड्स क्या होते हैं। नॉर्मली बच्चों को ये कंसेप्ट रहता है कि जो फ्लूइड्स है तो मतलब वो लिक्विड ही होंगे, बट ऐसा नहीं होता। फ्लूइड्स के अंदर हम लोग लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, इन सबको कंसीडर करते हैं। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स? दैट कैन फ्लो। ठीक है, दैट कैन फ्लो। तो जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। गैसेस भी फ्लो करती है। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वो भी फ्लो करते हैं। तो लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा ऑल आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो, जो फ्लूइड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि जो इनकी डेंसिटी है वो क्या मिलेगी? हमें कांस्टेंट मिलेगी। और जो इनका फ्लो होता है वो भी क्या होता है? इरोटेशनल होता है। मींस वो स्मूथ तरीके से फ्लो करते हैं, वहां पे कोई टर्बुलेंस नहीं है। एंड द थर्ड थिंग, इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, या तो वो लिक्विड लिक्विड की लेयर होगी या फिर वो लिक्विड एंड सॉलिड की भी लेयर हो सकती है। तो कोई भी दो लेयर के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू जो फ्लूइड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा एंड इसका फ्लो होता है वो स्टेडी होता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स की जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब हम अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, सरफेस टेंशन। तो जो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के हीरो टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड आफ्टर दैट कैपिलरी। तो ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिसे घूम घुमा के क्वेश्चंस रिपीट होके आपको मिलते ही हैं। तो इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन के साथ। तो देखिए, सरफेस टेंशन होता क्या है। देखिए, कोई भी लिक्विड होता है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि उसे अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। वंस अगेन आई एम सेइंग, कोई भी लिक्विड है उसकी टेंडेंसी होती है कि उसे अपना सरफेस एरिया क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो जो उसके लिक्विड की प्रॉपर्टी है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, एंड जो सरफेस टेंशन है वो हर पार्टिकल का अलग अलग होगा, हर लिक्विड का अलग अलग होगा। ओके, तो ये ऑफ कोर्स अब बेसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जो लिक्विड हमने चूज किया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सरफेस टेंशन है सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंड इसकी द सेकंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑफ कोर्स ये अपना सरफेस एरिया तो मिनिमाइज कर ही रहा है लिक्विड, तो इसीलिए ये किस तरीके से एक्ट करता है? स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कई बार एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। जो लिक्विड होता है, फ्लूइड्स होते हैं, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं? स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके, तो आई होप सो सरफेस टेंशन आपको समझ आया होगा। द नेक्स्ट थिंग, सरफेस टेंशन है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर मीटर। अब देखिए, ऑफ कोर्स अगर कोई लिक्विड है या कोई फ्लूइड है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पे कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा। ओके, तो कोई भी ऐसा फोर्स जो टू मॉलिक्यूल्स के बीच में रखता है, कोई मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी फिल है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे। ठीक है, तो जो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स एंड द सेकंड वन इज एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? जो सेम सब्सटेंस पे एक्ट करते हैं, सेम सब्सटेंस पे लगते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था कि पानी का जो पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, तो दैट इज द कोहेसिव फोर्स। और जो फोर्स डिफरेंट सब्सटेंस पे लगता है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। जैसे यहाँ पे पानी की मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट करेंगे तो उसे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं एयर लिक्विड का, ठीक है, सॉलिड एयर का, कोई भी डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स है,
देखिए एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ए बी सी कोई भी मॉलिक्यूल करके ले लेते हैं, ऑफ कोर्स इसकी कोई मैक्सिमम रेंज तो होगी जहां तक ये फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो जो इसकी रेंज होती है ना कोई भी पार्टिकल की, कोई भी मॉलिक्यूल की, जहां तक वो फोर्स क्रिएट कर सकता है, जहां तक वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो दिस रेंज इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। जो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक वो फोर्स क्रिएट कर सकता है, जहां तक वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। द वन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स। अब इसे शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस कवर करते हैं, मैक्सिमम 10⁻⁹ मीटर। तो एज यू कैन से कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका खुद का साइज इतना छोटा होता है, तो ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस भी बहुत कम कवर करेंगे, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो देखिए अगर यहाँ पे हम कोई मॉलिक्यूल को देखें, वो चारों डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है, चारों डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो हमने क्या किया, जो उसकी मैक्सिमम रेंज थी उस पे क्या किया, एक स्पेयर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एन इमेजिनरी स्पेयर विद अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सरफेस फिल्म। तो देखिए सरफेस फिल्म क्या होती है? सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जहां पे थिकनेस इक्वल है और वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या लग रहा है, इक्वली लग रहा है। तो जैसे यू कैन से कि एक्स वाई एक लेयर है, इसमें हर तरफ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल लगेगा। इन द सेम वे एक्स वाई एक लेयर है, इस पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर्टिकुलर हर एक लेयर पे इक्वल लगेगा, तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। अब इसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो देखिए जो भी फोर्स डिफरेंट सब्सटेंस पे लग रहा है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और जो फोर्स सेम सब्सटेंस पे लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, देन बी ऑप्शन विल बी राइट। कोहेसिव फोर्स इज एक्सपीरियंस बिटवीन। तो कोहेसिव फोर्स किस पे एक्सपीरियंस किया जाता है? जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। द मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर। तो देखिए मॉलिक्यूलर फोर्स इसके दो टाइप पड़े हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ऐसा नहीं होता मॉलिक्यूलर के अंदर एडहेसिव होगा या कोहेसिव होगा, ऑफ कोर्स दोनों टाइप के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोहेसिव एंड एडहेसिव दोनों इसके आंसर होंगे। The next question is the maximum distance up to which intermolecular forces are effective। तो देखो इसके डेफिनेशन भी अभी हमने समझी है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, जहां तक वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल इज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? ये तो इसी का इनवर्स हो गया। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर इफेक्टिव, और यू कैन से कोहेसिव फोर्स आर इफेक्टिव। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर ना देके एडहेसिव और कोहेसिव दिया है, तो हम किस पे आंसर का टिक मार्क करेंगे? सी ऑप्शन पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूलर रेंज है उसके अंदर हम किसको देखते हैं? उसके अंदर हम कोहेसिव जो फोर्सेस होते हैं उसी को ही काउंट करते हैं। जो सेम काइंड के सब्सटेंस में फोर्स लग रहा है ना, उसी को ही काउंट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस। अब जो मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस में है, एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ट फोर्स फ्रॉम अ लिक्विड मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। तो देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए कोई भी अगर मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे है, कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जितने भी अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये सब उसको फोर्स क्रिएट करते हैं। ये सब उसको क्या करेंगे? फोर्स क्रिएट करेंगे इनसाइड आने के लिए। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? इनवर्ट फोर्स लग रहा है। अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो पानी में फ्लोट हो रहा है, तो उस पर मैक्सिमम कौन सी एनर्जी होगी? कौन सी एनर्जी होगी? उस पर मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे? क्योंकि देखो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो है, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, बट अगेन उसने क्या किया? इन सारे फोर्सेस को अपोज किया, एंड देन अगेन वो लिक्विड के सरफेस पे है, मतलब वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है बेस से, तो इसीलिए बोला जाता है कि उसकी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से इनवर्ड फोर्स लग रहा है,
इनसाइड आने के लिए। ओके, तो मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस इज एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड फोर्स फ्रॉम अ लिक्विड मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, दैट मींस ए ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद अ रेडियस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो ये क्या था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, तो दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो देखिए जो लिक्विड की सरफेस होती है, ठीक है, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो अंदर से कोहेसिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सेम काइंड के सब्सटेंस है, ठीक है, उसका क्या लग रहा है, इक्वली फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स एंड टेंड टू एज्यूम स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, तो ऑफकोर्स कोई भी लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसे क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया कवर अप करना है, इसी को हमने सरफेस टेंशन बोला था। तो ये किस टाइप का फोर्स है, ये कोहेसिव टाइप का फोर्स है। क्यों है कोहेसिव टाइप का फोर्स, क्योंकि ये सेम काइंड के पार्टिकल्स पे लग रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है। A liquid film at the surface behave as a, तो देखिए जो सरफेस के ऊपर लिक्विड फिल्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। The next question is a liquid molecule is brought from within to the surface layer, it gains potential energy because, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है उसे हम सरफेस लेयर पे लेके आ गए, वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है। क्यों गेन करता है, क्योंकि उसने कुछ वर्क डन किया है। क्या वर्क डन किया है, क्योंकि देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो उसे इनवर्ट फोर्स क्रिएट कर रहे हैं अंदर की साइड आने के लिए, बट उसने क्या किया, वर्क डन किया टू ओवरकम, किसको ओवरकम किया, जो भी यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसको, तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज राइट, वर्क इज डन टू ओवरकम द इनवर्ड अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट वन इज सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, तो देखिए सरफेस टेंशन किसके इक्वल होती है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के, तो इसका ये भी फॉर्मूला है जो हम लोग अब आगे डिस्कस ही करने वाले थे बट यहीं पे डिस्कस कर लिया। एक तो हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड द सेकंड वन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। The next question is a big drop of a liquid is spread into 5 identical droplets in this process। अब देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई पानी की एक बड़ी ड्रॉप है, ठीक है, अब ये क्या करेगी, इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी ये होगी कि वो कम से कम सरफेस एरिया मिनिमाइज करे। ओके, बट अब क्या हुआ, ये 5 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो गई। अभी जैसे ही 5 ड्रॉप में जाएगी तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 5 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड होने के बाद इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या करेगी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड व्हिच रीचेस द सरफेस फ्रॉम द इंटीरियर गेन्स एनर्जी बिकॉज, तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द सरफेस। द नेक्स्ट वन इज अ नीडल और अ पिन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो देखिए कोई भी नीडल है या कोई पिन है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो वो क्यों फ्लोट कर रही है, क्योंकि पानी की एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। ओके, उसने क्या किया है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बना रखी है। इन द सेम वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इज जस्ट लाइक द सेम, क्योंकि जो इंसेक्ट को आपने देखा होगा वो भी क्या करते हैं, पानी की सरफेस पे बहुत इजीली मूव कर लेते हैं। कैसे मूव कर लेते हैं, क्योंकि जो पानी की लेयर है उसके ऊपर क्या है, सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, तो इसलिए उनको पाथ मिल जाता है मूव करने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट एंड द नेक्स्ट वन इज insects are able to run on the surface of the water because surface tension make the surface behave as a elastic membrane. The next question is surface tension of a cold water is then of हॉट वाटर, तो देखिए हमेशा क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली हॉट वाटर के। अब आपको ये याद कैसा रहेगा कि किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, किसका सरफेस टेंशन कम है, तो आपको एक कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बताती हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए सरफेस टेंशन ज्यादा है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इसने एरिया कम कवर किया है, इसने एरिया क्या है, कम कवर किया है। हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे, तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने से क्या होगा, ये एरिया ज्यादा कवर कर पाएगा। इट जस्ट लाइक आपके कपड़े हैं,
वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि ठंडे पानी में बहुत साफ नहीं वॉश होते, तो हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। क्यों गर्म करा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए और वो क्या करे, एरिया को, ज्यादा एरिया को कम कवर कर सके। ओके, जो पानी के जो कपड़े हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वहां पे भी जाए और वहां पे भी पानी जाए और उस एरिया को क्लीन करे। तो इसलिए अगर हमने सरफेस टेंशन रिड्यूस किया है तो वो क्या करेगा, अब ज्यादा एरिया को कवर करेगा। इन द सेम वे इफ आई आस्क यू कि बेटा आपने पानी में सर्फ डाला, तो पानी में सर्फ क्यों डाला, सर्फ इसीलिए डाला ताकि हम उसका सरफेस टेंशन क्या करें, रिड्यूस कर सकें। अब हम सरफेस टेंशन रिड्यूस करेंगे तो पानी बिल्कुल अंदर तक जाएगा कपड़े के और कपड़े ज्यादा अच्छे से साफ होंगे। क्यों, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो एरिया कम कर रहा है। इन द सेम वे कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको गर्म खाना ज्यादा टेस्टी लगता है कंपैरेटिवली ठंडे खाने के। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गर्म खाना है अगेन उसमें सरफेस टेंशन कम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब सरफेस टेंशन रिड्यूस हुआ तो आपके ज्यादा बर्ड्स को वो कवर करेगा एंड आपको खाना वो ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ कोल्ड वाटर इज मोर देन ऑफ हॉट वाटर। तो एज यू कैन सी हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करते हैं ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो उसको थोड़ा सा स्मूथ बना सके। ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डायनी पर सेकेंड। ओके, सॉरी 30 एंड 60 डायनी पर सेंटीमीटर। तो हमें दो लिक्विड्स का सरफेस टेंशन गिवन है, एक का है 30, सेकंड वन का है 60। द लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द एंड ऑफ टू ट्यूब्स ऑफ द सेम रेडियस। ओके, द रेशियो ऑफ देयर वेट आर। तो देखो यहां पे हमें ये गिवन है कि जो दो लिक्विड्स हैं उनका सरफेस टेंशन है, एक का 30 एंड द सेकंड वन का है 60। ओके, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो लिक्विड है ड्रॉप कर रही है टू ट्यूब्स की और जो इनकी रेडियस है वो क्या है, सेम है, दोनों की रेडियस है सेम है। तो इनके वेट का रेशियो क्या होगा, तो वेट क्या होता है, एक तरीके से mg, ठीक है, फोर्स होता है और फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, टेंशन। रेडियस तो सेम है तो हम इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो टेंशन है और वेट है वो तो क्या है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशियो ही निकालना है। T1 एंड T2 का रेशियो क्या होगा, 30/60 कैंसिल आउट होगा, कितना मिलेगा 1/2। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। The next question is due to which of the following property of the water can कपूर keep on moving on water surface। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप कपूर का जो कपूर की ट्यूब्स होती है या जो उसकी गोली होती है, अगर आपने उसको देखा होगा, उसको क्या करती है, वो सरफेस पे मूव होती रहती है, ठीक है, मूव करती रहती है। कैसे मूव करती रहती है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो हमारी सरफेस है उसमें क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है। दैट मींस बी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटॉल एंटीसेप्टिक लोशन इज यूज्ड फॉर नर्सिंग कट एंड बाउंड्स ऑन द बॉडी बिकॉज इज सरफेस टेंशन इज। तो ऑफकोर्स इसका सरफेस टेंशन कम है तो क्या होगा, वो अंदर तक जाएगा एंटीसेप्टिक लोशन और आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो सरफेस टेंशन इज लेस so it is spread well into the wound। The next question is coating used on raincoat are waterproof because। अब देखो अब क्या करेंगे, अब उल्टा होगा। अभी तक हमको क्या करना था कि जो हमने रेनकोट है उसके ऊपर कोटिंग करी, ठीक है, कोटिंग किस लिए करी कि वो वाटरप्रूफ हो जाए, मतलब पानी अंदर नहीं जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेंगे। तो इस केस में, रेनकोट के केस में हमें करना क्या है, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करना है ताकि जो पानी है वो कम से कम एरिया कवर करे। ओके, और पानी हमारे कपड़ों के अंदर नहीं जाए। सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट मींस कोहेसिव फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा तो सरफेस टेंशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा एंड जो पानी है वो कपड़ों के अंदर तक नहीं जाएगा। दैट मींस बी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट टमाटो सूप इज टेस्टियर देन द कोल्ड टमाटो सूप। ऐसा क्यों होता है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हॉट फूड होता है कंपैरेटिवली ज्यादा टेस्टी लगता है कोल्ड फूड के। क्यों, क्योंकि हॉट फूड है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, ये सरफेस टेंशन क्या होगा, इसका कम होगा और ये लार्ज एरिया कवर कर पाएगा एंड फूड हमें टेस्टी लगेगा। तो दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर इज अवर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल। जो रेन ड्रॉप्स है वो स्पेरिकल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि देखो होता क्या है, रेन ड्रॉप है
वो ऊपर से नीचे आई। अब देखो पानी है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेगी, सबसे कम एरिया कवर करेगी। हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ना कि उसे मिनिमम एरिया कवर करना है। अब आपको ये पता है कि मिनिमम एरिया कौन सा शेप कवर करती है, स्फीयर जो होता है वो सबसे कम एरिया कवर करता है। तो इसीलिए जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, क्योंकि जो पानी की ड्रॉप है उनपे भी क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। तो मिनिमम एरिया के लिए वो कौन सी शेप एक्वायर करती है, स्फेरिकल शेप। The next one is surface tension may be defined as the mechanical work required to create an addition unit area of liquid under। तो देखिए जो surface tension है अगर हम उसको डिफाइन करें तो कोई भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, to minimize the area but in the same temperature। So that means B option is right, isothermal condition। The next one is dimension of surface tension are। तो देखो surface tension का dimension क्या होता है, force per unit length। ओके, force क्या होता है, mass into acceleration। एंड हम इसकी यूनिट लिखना स्टार्ट करते हैं, मास इज केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लेंथ इज ऑल्सो मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, हमें क्या मिला, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आई कैन राइट m1 L0 and t minus 2। तो that means m1 L0 t minus 2, that means B option is right। The next question is surface tension act। surface tension किस तरीके से एक्ट करता है, only at the free surface of the liquid। जो लिक्विड की फ्री सरफेस है उसी पे एक्ट करता है। The next question is a square frame of length L is immersed in the soap solution and taken out। The force experienced by a square plate is। तो देखो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया है, तो अभी मैं आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल जो इसके फॉर्मूलाज है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, बट इस न्यूमेरिकल को यहीं पे समझते हैं। देखो जो टेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स को क्या लिखेंगे यहां से, T इंटू एल। ठीक है, फोर्स यहां से T इंटू एल हो गया। बट सोप के केस में या फिल्म के केस में जो सरफेस लेयर होती है वो आगे की साइड भी होती है, पीछे की साइड भी होती है। तो हम बोलते हैं कितनी हो गई, 2 इंटू टी एल। तो सोप के केस में अगर एयर का एग्जाम्पल होता, वाटर का एग्जाम्पल होता तो हम टीएल ही लेके चलते, बट सोप का या फिल्म का एग्जाम्पल होगा तो हम डबल लेयर लेके चलेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू टी एल से। अब देखो स्क्वायर फ्रेम है लेंथ का, तो मतलब 4 साइड हो गई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे इसको 4 साइड के लिए, तो 2 इंटू 4 T इंटू एल, तो दैट मीन्स 8TL। डी ऑप्शन इज राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस टेंशन ऑन द फ्री सरफेस। अब देखो कोई भी सरफेस टेंशन पे फोर्स लग रहा है फ्री सरफेस के ऊपर, ये किस तरीके से लगेगा, अलोंग द सरफेस, ऑफ कोर्स, ना परपेंडिकुलर लगता है ना पैरेलल लगता है, ओके, केवल अलोंग द सरफेस ही क्रिएट होता है। अब देखो इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। तो जैसे टेंशन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला यू कैन राइट T इंटू एल। अब फिल्म और सोप के केस में हमने डिस्कस किया था कि हम फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, 2TL, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पे फोर्स है, मान लीजिए आपको फोर्स नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो यू कैन पुट mg इक्वल टू TL। तो वो हमने यहीं से डिस्कस कर दिया कि बेसिकली किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इन द सेम वे एक न्यूमेरिकल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 ग्लास प्लेट। ओके, अगर आपको कोई 2 ग्लास प्लेट है, ठीक है, उनको सेपरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, 2TA अपॉन टी, क्योंकि थिकनेस T होती है तो हम यहाँ पे T थिकनेस से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, नॉर्मली हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, T इंटू एल, बट यहाँ पे क्या लेंगे, 2TA अपॉन टी। 2T, कैपिटल T इज टेंशन, A इज एरिया एंड T इज द थिकनेस। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। लेट्स स्टार्ट द सरफेस एनर्जी फॉर्मूलास। तो देखो सरफेस एनर्जी, जो सरफेस की एनर्जी पे टेंशन क्रिएट हो रहा है उसी को हमने सरफेस एनर्जी बोला है। ओके, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होगा टेंशन इनटू एरिया, या फिर अगर एरिया में चेंज आ रहा है तो डेल ए। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, टेंशन, टेंशन किस एरिया पे लग रहा है उसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो सरफेस एनर्जी इज T इंटू ए। अब देखो वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस, मान लीजिए आपको कोई एक बबल है, ठीक है, ये R रेडियस का है, और आपको क्या करना है, इसकी रेडियस को इंक्रीज करना है, R से कैपिटल R करना है, या फिर इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, ठीक है। तो कोई भी वर्क डन होगा जिसमें हमको रेडियस को इंक्रीज करना है, तो उसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, वर्क डन इक्वल टू 4 पाई T
ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये तो सिंपल केस में हो गया, लिक्विड के केस में जब आपने एयर का एग्जांपल ले लिया, वाटर का एग्जांपल ले लिया। बट सोप बबल के केस में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, बिकॉज हम लोग क्या लेके चलते हैं हमेशा कि जो सोप बबल होते हैं या फिर फिल्म होती है उसकी 2 लेयर होती है, तो इसको लेके चलेंगे 8 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, आगे केवल 2 का मल्टीप्लाई किया है। और अगर हमें केवल एक सोप बबल को ही बनाना है, ठीक है, या फिर नॉर्मल बबल को बनाना है, तो फॉर्मूला लेके चलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर टी। नॉर्मल केस में क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर टी, अगर कोई बबल हमें क्रिएट करना है, और सोप बबल क्रिएट करना है तो फॉर्मूला लेंगे 8 पाई आर स्क्वायर टी। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं। एक्चुअली जो 5-6 लाइंस है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आपको कोई बिग ड्रॉप है, उसको स्मॉल ड्रॉप में तोड़ना है। ओके, तो ऑफकोर्स एक बड़ी ड्रॉप है, उसको आप कम से कम 3 से 4 ड्रॉप में जोड़ोगे, 2 ड्रॉप में तोड़ोगे। व्हाट आई मीन टू से, आपने कोई बिग ड्रॉप है उसको स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट किया, तो और वो क्या होगा, सारी की सारी सेम रेडियस की होंगी। तो उसका फॉर्मूला हम लेके चलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर टी एंड टू पावर 1/3 माइनस 1। ओके, इसका पूरा डेरिवेशन भी है, बट अभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑफकोर्स डेरिवेशन पार्ट भी वी विल डू दिस। ओके, वर्क डन इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर टी एंड 1/3 माइनस 1। अब देखिए फॉर्मूला बेसिकली आया कैसे, तो यहां पे देखिए दोनों की रेडियस अलग अलग थी ना, R2 माइनस R1 अलग अलग रेडियस है। हम क्या कर रहे हैं, इसको सेम रेडियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम रेडियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है, तो वहां से ये फॉर्मूला आया है कि हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया है और इसको एन आर की फॉर्म में चेंज किया है। ओके, तो दैट्स वाई एन 1/3 माइनस 1। आइसोथर्मल चेंज, अब कॉमन इंटरफेरेंस, ये आप लोगों को 2 टर्म बार बार मिलेंगी। किसके रिगार्डिंग, रेन ड्रॉप्स के केस में। अगर ड्रॉप के केस में कहीं पे भी न्यूमेरिकल कितना भी टफ हो एंड आपको आइसोथर्मल वर्ड दिखता है, आइसोथर्मल वर्ड दिखना है, तो आपको दोनों रेडियस के साथ क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। और कॉमन इंटरफेरेंस के लिए, अब देखो होता क्या है, 2 रेडियस है, ठीक है, 2 बबल है, दोनों की अलग अलग रेडियस है। अगर उसमें आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, उससे एक रेडियस बन रही है, तो दैट विल बी आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बट अगर कॉमन इंटरफेस होगा तो उस केस में हम यूज करेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक है, आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक याद रहेगी आपको, तो न्यूमेरिकल डायरेक्टली हो जाएंगे। द नेक्स्ट लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PV/r स्क्वायर इज कांस्टेंट, जो हम लोगों ने KTG चैप्टर में पढ़ा हुआ ही है। इसको आई कैन राइट P1V1/r1 स्क्वायर इक्वल टू P2V2/r2 स्क्वायर। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि देखिए अगर कोई बिग ड्रॉप है उसे हमने स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ा, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे प्रोसेस से क्या होती है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये कंसेप्ट को भी हमने MCQ में डिस्कस किया है। अब अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। The force required to separate 2 glass plate. ओके, तो देखो इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा है। फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 ग्लास प्लेट, क्या होता है 2 ग्लास प्लेट को सेपरेट करने के लिए फोर्स 2TA/T। व्हाट इज द स्मॉल टी, थिकनेस, T इज द टेंशन, A इज द एरिया। तो दैट्स वाई ये जो फॉर्मूलाज हैं इनसे बाहर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। तो अगर आप फॉर्मूलाज याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 ग्लास प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एरिया गिवन है 10⁻2 मीटर स्क्वायर विद अ फिल्म ऑफ वाटर 0.05 mm थिकनेस। तो यहाँ पे जो थिकनेस है दैट इज 0.05 mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। एंड जो सरफेस टेंशन है कितनी है, 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो हमने जो 2 ग्लास प्लेट है उनको सेपरेट करने के लिए फॉर्मूला याद है 2TA/t। 2 कैपिटल टी की वैल्यू पुटअप करी 70 इंटू 10⁻³ ओके, ये डायरेक्टली गिवन है। एरिया गिवन है हमें 10⁻², थिकनेस पुटअप किया 0.05 इंटू 10⁻³ इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट अवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन अ वर्टिकल ट्यूब ओके ऑफ सेमीकंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इस टाइप का कोई सेमी सर्कुलर शेप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें हमें लिक्विड रखना है। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0 ओके देन द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द फ्लैट साइड टू द कर्व साइड। तो देखो सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है हमें किस साइड से, फ्लैट साइड से कर्व साइड पे।
तो अगर हम इसकी फ्लैट साइड देखें, ठीक है, फ्लैट साइड देखें तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2r डिस्टेंस कवर करेगा, रेडियस इज r एंड ये पूरा पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2r। एंड यही कर्व साइड के लिए लेंगे तो एक कंप्लीट सर्किल के लिए लेंथ होती है 2 पाई r, कर्व पाथ के लिए क्या हो गई पाई r, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2r टू पाई r, तो क्या हो गया 2 अपॉन पाई। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है, केवल जो स्ट्रेट लाइन में हमें कौन सी लेंथ लेनी है एंड कर्व पाथ में कौन सी लेंथ लेनी है। एंड देन ऑफ कोर्स टेंशन का हमें पता ही है, फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थिन लिक्विड फिल्म formed between a U-shaped wire, okay, and a light slider support a weight of 1.5 into 10 to power minus 2 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे वेट गिवन है 1.5 into 10 to power minus 2 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं हमें कौन कौन सा डेटा गिवन है। एक तो हमें यहाँ पे वेट गिवन है, इधर ही लिखते हैं 1.5 into 10 to power minus न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to power minus 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, सरफेस टेंशन को ही कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे जो लेंथ है वो किसके रेस्पेक्ट में है, फिल्म के रेस्पेक्ट में है। तो फर्स्ट थिंग हमें जो लेंथ है वो 2 टाइम्स लेनी पड़ेगी। जहां पे भी आपको सोप बबल या फिल्म दिखाई दे तो लेंथ क्या ले लोगे आप, डबल ले लोगे, तो टेंशन हो गया फोर्स अपॉन 2L। अब द सेकंड थिंग यहाँ पे आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, यहाँ पे आपको वेट गिवन है न्यूटन में है, तो या तो आप डायरेक्टली पुटअप कर दो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, या फिर यू मस्ट फाइंड कि जो फोर्स है वो क्या होता है mg होता है और mg भी क्या होता है वेट होता है, तो वन एंड द सेम थिंग, तो 2 इक्वल टू mg अपॉन 2L। किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, mg इज टोटल वेट, तो हमने वेट की वैल्यू पुटअप करी 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेंथ की वैल्यू है 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। केवल अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पार्ट है, देन यू विल सॉल्व दिस, देन यू विल गेट 0.025 न्यूटन पर मीटर इज योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो floats on water surface horizontally if it is not to sink in the water with maximum radius of wire is proportional to। तो हमें कोई मैक्सिमम रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड, केवल हमें फॉर्मूला यही लेना है। देखो कौन सा फॉर्मूला, यही TL, फोर्स इक्वल टू TL, और हमने T की जगह क्या पुटअप किया, फोर्स की जगह mg। देखो टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स क्या हो गया T इंटू L। बट अगर हम अपना ऑप्शन देखें ना तो उसमें T तो है बट कहीं पे भी लेंथ नहीं है ना लेंथ। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले में क्या करने जा रहे हैं, इस फोर्स को सबसे पहले हम पुटअप करेंगे mg के इक्वल, ओके, एंड मास को चेंज करेंगे डेंसिटी की फॉर्म में, तभी आएगा। तो यू नो वेरी वेल कि जो मास और डेंसिटी आपस में कनेक्टेड होते हैं, जहां पे डेंसिटी है वहां पे मास आ जाता है, जहां पे मास है वहां पे डेंसिटी आ जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिया फोर्स इक्वल टू TL, फोर्स की जगह पुटअप किया mg, और अब ये मास को हमने रिप्लेस किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी। अभी भी हमारे ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहे हैं, पाई की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। कोई मेटल वायर है, वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, तो TL यहाँ पे वॉल्यूम पुटअप किया रो, पाई आर स्क्वायर एल रो जी। अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गई, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये क्या हो गई T अपॉन पाई रो जी। आर स्क्वायर इधर ही रह गया, आर क्या हो गया अंडर रूट T अपॉन पाई रो जी। तो एक डेरिवेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट केवल क्या किया है, पहले फोर्स को mg की फॉर्म में लिखा एंड देन मास को डेंसिटी एंड वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा एंड देन वॉल्यूम का फॉर्मूला पुटअप किया पाई आर स्क्वायर एल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड आर मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ऑफ कोर्स जो 2 लिक्विड की ड्रॉप है उसको हमने मर्ज करके सिंगल ड्रॉप बनाया, तो इस केस में क्या होगा, जो एनर्जी है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। 2 स्पेरिकल सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 and R2 in vacuum
coil cell under isothermal condition, the resulting bubble has a radius r such that, देखो यहाँ पे टू स्पेरिकल सो बबल है जिसकी रेडियस r1 एंड r2 है, वो दोनों मर्ज होती हैं किस कंडीशन में, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में। अब देखो इसका डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, जहां पे आइसोथर्मल का केस लगे वहां पे आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसी पे बेस्ड हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। और जहां पे कॉमन इंटरफेस हो वहां पे हम यूज करेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। तो जो यहाँ पे केस था ये किसका केस था, आइसोथर्मल का केस था, तो डायरेक्टली वी विल यूज r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज कंपेयर टू अनदर मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। तो देखिए कोई मॉलिक्यूल लिक्विड के इनसाइड है, कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो ऑफकोर्स जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसने ज्यादा वर्क डन किया है सरफेस पे आने के लिए, तो जो सरफेस पे है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली जो पानी के अंदर है। जो पानी के अंदर है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बट जो सरफेस पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इन ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू एन ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू, तो कोई भी एक बिग ड्रॉप है उसे इक्वल रेडियाई की स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब रेडियस एक है, जहां पे आपको एक ही रेडियस दिखे वहां पे सीधा सा वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज कर देना। ओके, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि बार बार यूज होगा। वर्क डन इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर t एंड 1/3 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना है। ओके, एक ही रेडियस है, कॉमन ले लिया, n टू पावर 1/3 माइनस 1। जो यहाँ पे n है वो क्या है, कितने नंबर ऑफ आपने ड्रॉप्स में उसे डिवाइड किया है, तो दैट इज द n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, तो जो सरफेस की लिक्विड की सरफेस पे है उन मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सो बबल, ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डबलिंग द रेडियस ऑफ अ सो बबल। तो देखिए सबसे पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है, अगर हमें रेडियस को डबल करना है तो सबसे पहले हमें वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग लेंगे सोप सॉल्यूशन के केस में, अगर यहाँ पे एयर होती तो होता 4 पाई टी r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, बट हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सोप सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर्मूला होगा 8 पाई टी ब्रैकेट में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो 8 पाई टी हमको रेडियस क्या करनी है, यहाँ पे डबल करनी है, तो जो r2 है उसकी जगह हमने यूज किया 2r और r1 की जगह यूज किया r, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो r2 की जगह 2r यूज किया, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 8 पाई टी, 2r स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3r स्क्वायर। तो 8 3 जा 24 r स्क्वायर पाई टी इज अवर आंसर, so that means B option is right. The next question is, two soap bubble have radii in the ratio of 4/3. Okay, what is the ratio of work done to blow these bubbles? तो देखो हमें डायरेक्टली गिवन है कि अगर हम वर्क डन का रेडियस के साथ रिलेशन फाइंड आउट करें तो ये क्या होता है, r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दोनों के वर्क डन का रेशियो कैलकुलेट करना है रेडियस के रेशियो से, तो वर्क डन W1 अपॉन W2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर के। जो रेडियाई का रेशियो है कितना है, रेडियस का रेशियो कितना है, 4/3, स्क्वायर किया, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 16/9 इज अवर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैविंग 2 mm डायमीटर। तो सबसे पहले जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स है कितना है, 1000 ड्रॉप है, ठीक है, उनका डायमीटर कितना है, 2 mm। तो 2 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ईच कॉइल सेंस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, ये सब मिलके क्या बना रही है, एक सिंगल ड्रॉप को बना रही है। गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072, ओके, द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस। तो हमें बेसिकली जो एनर्जी लॉस है वही तो होता है वर्क डन, और रेडियस क्या है, एक ही है। तो मैंने आपको ये बोला था कि जो 2 रेडियस है वहां तो यूज करो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, जहां पे सिंगल रेडियस है आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, आग बंद करके 4 पाई r स्क्वायर टी एन टू पावर 1/3 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 2 मीटर है। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, जो डायमीटर है 2 मिलीमीटर है, तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया तो 1,
1 इंटू मिलीमीटर के लिए 10⁻³ आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 10⁻⁶, तो 1 इंटू 10⁻�6 इज अवर रेडियस। टेंशन कितना है 0.072, तो टेंशन का वैल्यू पुटअप किया। एन की वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 1000 पुटअप करेंगे, तो 1000 1/3 -1। आगे कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करेंगे तो 1000 1/3 पावर में कितना हो जाएगा 10 -1 9, एंड आपको पूरा आगे मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्लो अ बबल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई बबल है, उसको ब्लो करने के लिए 5 सेंटीमीटर की रेडियस के ब्लो करने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए होगा, तो ऑफकोर्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इक्वल टू 8πr²t। पाई की वैल्यू पुटअप करी, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर स्क्वायर है तो 5 5 25, 10⁻⁻2 इज 10⁻⁻4। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे टेंशन का वैल्यू दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁻2, वैल्यूज पुटअप करेंगे एंड हमें आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.035 न्यूटन पर मीटर। हमें सरफेस टेंशन गिवन है। द एनर्जी needed to increase the radius of the bubble from 4 cm to 6 cm। तो देखिए अब यहाँ पे दो रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे 8πt ब्रैकेट में r2² माइनस r1²। अगर सिंगल रेडियस होती तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते 4πr²t एंड टू पावर 1/3 -1। तो इस चीज को डिफरेंशिएट कर लो, कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जहां पे सिंगल रेडियस है वहां पे 4πr² ब्रैकेट में एन टू पावर 1/3 -4 सॉरी ब्रैकेट में एन टू पावर 1/3 -1, एंड जहां पे दो रेडियस है वहां पे 8πt r2² माइनस r1²। 8 पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, टेंशन की वैल्यू पुटअप करी 0.035, r2 टू r1, तो हम 4 से 6 में चेंज कर रहे हैं, r2 6 सेंटीमीटर हो गया, r1 4 सेंटीमीटर हो गया। r2² है तो 10⁻⁻4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो r1 क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 6 इंटू 10⁻⁻2, r1² कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4। तो हमने क्या किया यहाँ से 10⁻⁻4 ले लिया, 6² माइनस 4²। ओके, आगे बस केवल कैलकुलेशन पार्ट है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुडन स्टिक 2 मीटर लॉन्ग। एक वुडन स्टिक है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है, इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर is 0.07 न्यूटन पर मीटर। ओके, बाय पुटिंग सोप सॉल्यूशन ऑन साइड ऑफ स्टिक। ओके, अब हमने क्या किया सोप सॉल्यूशन भी यूज कर लिया, ठीक है, इसी के अंदर सोप सॉल्यूशन यूज किया, तो जिससे इसकी टेंशन कितनी रिड्यूस हो गई 0.06 न्यूटन पर मीटर। तो दो टाइप की टेंशन गिवन है, तो फर्स्ट टाइप की टेंशन केवल वाटर की है, सेकंड टाइप हमने सोप सॉल्यूशन यूज कर लिया, तो जो वैल्यू हो गई 0.06 न्यूटन पर मीटर। ओके, हमें क्या निकालना है नेट फोर्स, तो फोर्स क्या होता है टेंशन इनटू लेंथ। अब यहाँ पे क्या हो रही है टेंशन चेंज हो रही है, तो लिख लेंगे T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और यू कैन राइट T2 माइनस T1, साइन पॉजिटिव का ही आएगा। T2 इज 0.07, T1 इज 0.07, T2 इज 0.06। कैसे भी आप माइनस करो, बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। The next question is a rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter to 2 centimeter, okay, and to 5 centimeter to 4 centimeter। तो कोई रेक्टेंगुलर फिल्म है, ठीक है, तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि जो भी है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा लेंथ में, क्योंकि रेक्टेंगुलर फिल्म है और इसकी लेंथ हम दोनों साइड लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि किस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं 4 to 2 centimeter to 5 to 4 centimeter। If the work done is 3 into 10⁻⁻4 जूल, वर्क डन भी गिवन है, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है टेंशन इनटू एरिया, यही होता है टेंशन इनटू एरिया। तो देखो ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो सरफेस एनर्जी है वर्क डन है वो क्या होता है टेंशन इनटू एरिया। हमें यहाँ पे टेंशन चाहिए, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन एरिया, ठीक है, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता है 3 इंटू 10⁻⁻4, बट चेंज इन एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो चेंज इन एरिया कैसे कैलकुलेट किया A2 माइनस A1, और यहाँ पे लिक्विड फिल्म है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 4 20 माइनस 4 2 8 माइनस 8 कर दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ,
ठीक है, वहां से हमें आया तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा 24 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे जो चेंज इन एरिया है इसकी वैल्यू पुटअप करी, डिवाइड किया एंड देन यू कैन गेट योर आंसर। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था जो आपको याद रखना था। ये जो न्यूमेरिकल थे वो हमने चेंज इन सरफेस एनर्जी पे बेस्ड किए, वर्क डन पे बेस्ड किए, तो यू हैव टू फॉलो सेम पाथ, केवल सिंपल सा फॉर्मूला था। बट चेंज इन एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, एज यू कैन सी सरफेस फिल्म है या सो बबल है, उसके लिए डैम श्योर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ फ्रेम मेड ऑफ मेटेलिक वायर, ओके, इनक्लोजिंग अ सरफेस एरिया ए इज कवर्ड विद अ सो फिल्म। तो अगेन सो फिल्म है तो दैट मींस 2 से मल्टीप्लाई करना ही है। ओके, इफ द एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेटेलिक वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन द एनर्जी ऑफ सो फिल्म विल बी चेंज बाय। तो देखिए सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इनटू एरिया, एज इट इज हम लेके चल रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टेंशन इनटू एरिया। यहां पे क्या है, सो फिल्म है तो एरिया के साथ हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट केस में सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया T इंटू 2A। अब सेकंड केस में ये बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, जो मेटेलिक वायर का एरिया है वो 50% रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहले एरिया 2A था तो अभी कितना हो गया, A हो गया। तो ये फर्स्ट केस में हमें सरफेस एनर्जी मिली, ये हमें सेकंड केस में सरफेस एनर्जी मिली। अब ये पूछा है किस परसेंटेज में डिक्रीज होगी, तो ऑफकोर्स मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, E माइनस E1 डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2TA माइनस TA डिवाइडेड बाय 2TA मल्टीप्लाई बाय 100 कितना मिला, 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी E is spread into 512 droplets of same size. Okay, the final surface energy of the droplet is। तो देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आपको एक कंसेप्ट ये यूज करना है, R इक्वल टू N1/3R। अब ये आया कैसे ये भी समझ लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे एक जो पूरी ड्रॉप थी, ठीक है, हमने क्या किया है, एक जो पूरी ड्रॉप है उसे 512 ड्रॉप में डिवाइड किया है। तो अगर जो सिंगल ड्रॉप की बात करें तो उसका एरिया कितना होगा, 4πr², और उसको हमने क्या किया, ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसकी रेडियस तो चेंज हो जाएगी, बट वो ड्रॉपलेट्स कितनी है, 512 है, तो 512 को मल्टीप्लाई किया 4πr²। ठीक है, ये r से, तो दोनों का एरिया चेंज हो चुका है, नो डाउट एरिया चेंज हो चुका है, बट वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अभी जो ड्रॉप ए थी उसको हमने बहुत सारी ड्रॉपलेट्स में डिवाइड किया, तो दोनों का एरिया चेंज हो गया बट वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। स्पेरिकल शेप है ड्रॉप की, तो स्पेयर का फॉर्मूला ही लगाया है, तो 4/3πr³। अब 512 ड्रॉप में डिवाइड किया है तो 512 4/3πr³। तो यहां से यू कैन से आपको r³ की वैल्यू क्या मिली, 512 r³। तो यहां से r क्या हो जाता है, N1/3R। ओके, तो यहां से आई कैन गेट इट कि जो 512 है, 512 का 1/3 आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 1/3r³। तो बेसिकली हमें कितनी मिली, यहां पे 8r। ओके, अब यही कंसेप्ट था जो ये हमने जो r की जगह n 1/3 पुटअप किया है ना, ये आया ही ऐसे था जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, 4πr²t n 1/3 -1। आप लोगों को ये डाउट लग रहा होगा कि ये n 1/3 आया कैसे यहाँ पे, तो ये आया इस तरीके से कि जो ये यहाँ पे फॉर्मूला लेके चला था ना बेटा हम लोगों ने, 4πr2² r1², यही फॉर्मूला लेके चले थे, r2² r1²। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, जो ये r2² है यहाँ पे हमने r2² की वैल्यू पुटअप कर दी। क्या वैल्यू पुटअप करती, n1/3r। ओके, तो ये वैल्यू पुटअप करी है n1/3r²। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे रेडियस अगर 8 की पावर 8 टाइम्स हो रही है तो जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक द सेम। अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स water of equal radii. The ratio of surface energy of n drop to the surface energy of big drop. तो वैसे ही आपको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए n⁻⁴ 2 1। ठीक है, दिख जाना चाहिए। कैसे दिख जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया है कि जो अगर हम लेके चलते हैं रेडियस की, दोनों की रेडियस मान लीजिए एक की r है
और एक की स्मॉल आर है। अब हमें दोनों को इक्वेट करना है तो एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था वॉल्यूम के फॉर्मूले से, आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब। ये हमने अभी जो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो आर की वैल्यू क्या हो गई, एन 1/3 आर हो गई। ओके, तो देखो स्मॉल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिखा एन 4πr² टी, बिग ड्रॉप की एनर्जी का फॉर्मूला लिखा 4πr² टी, दोनों को डिवाइड कर दिया, एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू पुट अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/3। ओके, तो इस तरीके से आप रेशियो निकालोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि ये तो आप डायरेक्टली याद ही कर लेना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्चुअली भी समझ में आ चुका है, तो एग्जाम में आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम वही कंसेप्ट यूज करना है हमें। देखो आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब, हमने क्या किया, एक जो वाटर ड्रॉप थी आर 1 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ पे बस ये था कि जो कैपिटल आर है ना उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमने कितने में किस में डिवाइड किया, 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे ये गिवन है आर क्यूब इक्वल टू एन कार क्यूब, वी नो वेरी वेल, बट कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, और ये भी गिवन है यहाँ पे कि कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 1000 ड्रॉपलेट्स हैं। तो बेसिकली आर क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1/1000, तो आर की वैल्यू क्या मिल गई 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में ही सॉल्व किया है। तो कैपिटल आर से हमने स्मॉल आर भी कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल आर 1 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर कितना है 1/10 सेंटीमीटर। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, देन द गेन इन सरफेस एनर्जी, तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे गेन इन सरफेस एनर्जी का, टी 4πnr² माइनस आर स्क्वायर, बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी थी। ठीक है, तो आप कैसे भी सॉल्व करोगे आपको आंसर यहां से सेम मिल जाएगा। एंड 1/3 -1 करके भी सॉल्व कर सकते थे, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते थे, 4πr² टी एंड 1/3 -1, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करते हैं आपको आंसर सेम ही मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल from a radius 3 centimeter to 5 centimeter is nearly surface tension of soap solution is 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इनटू एरिया। ओके, वी नो वेरी वेल, बट यहाँ पे जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सोप बबल के लिए कर रहे हैं। सोप बबल है तो आगे क्या हम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे 4πr²। तो बट 2 रेडियस है तो चेंज इन रेडियस है तो क्या हो जाएगा 4πr² माइनस आर स्क्वायर। एंड इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्टली भी याद किया था। ठीक है, क्या याद किया था, 4πr² टी। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये केवल सिंगल रेडियस के लिए था, 2 रेडियस के लिए क्या था 4πt r² माइनस r1²। तो ये सिंपल केस में था, एयर बबल के लिए था, सोप के केस में, फिल्म के केस में कितना था 8πt था। तो अगेन ये भी सेम ही हो गया 8πt, बस उसका एक स्टेप हमने सिंप्लीफाई कर दिया, r² माइनस r², दोनों की रेडियस ले ली। अब हम यहाँ पे दोनों की रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आगे 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। एंड आगे का पार्ट है वो केवल कैलकुलेशन पार्ट है, आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 0.45 मिलीजूल आंसर। ओके, मिलीजूल है तो ये 10⁻⁻6 था, इसको 10⁻⁻3 में कन्वर्ट किया है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, यू शुड ट्राई दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोप बबल इन वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड अनदर सोप बबल इन वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो 2 सोप बबल है, दोनों की रेडियस गिवन है। इफ द 2 बबल coalesce under isothermal condition देन द रेडियस ऑफ द न्यू बबल। तो देखो अगेन यहाँ पे सेम चीज आ गई, आइसोथर्मल कंडीशन। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो आइसोथर्मल कंडीशन है उसके अंदर जो न्यू रेडियस बनेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, √r1² प्लस r2²। तो दोनों की रेडियस को हमने मिला के 1 बनाया है आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर, तो √r1² प्लस r2², 3² प्लस r4², तो √9 प्लस 16, 16 प्लस 9 is 25, √5 is 5 centimeter. If the radius of soap bubble is 4 times that of another, तो देखो इसमें ये गिवन है कि जो सोप बबल की रेडियस है, ठीक है, वो दूसरे की कंपैरेटिवली 4 टाइम्स है, तो R1/R2 का रेशियो हमें गिवन है 4/1। देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर, तो देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट रेडियस, जितनी कम रेडियस होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर R1/R2 का रेशियो 4/1 है तो प्रेशर का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 सोप बबल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर ओवर अ कॉमन सरफेस। तो देखो जहां पे भी कॉमन सरफेस है, कॉमन
कॉमन इंटरफेस है, वहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, 1/r1 माइनस 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कौन सा है, कॉमन इंटरफेस का केस है, जब दोनों सरफेस क्या है, कॉमन है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी सोप बबल की दोनों सरफेस क्या है, कॉमन है, एज इट इज गिवन है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो यहां से 1/r क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे r1 r2, तो ये हो गया r2 माइनस r1, एंड हमें भी यही करना है, r कैलकुलेट करना है, तो r1 r2 r1 माइनस r2। ठीक है, आप r2 माइनस r1 करो या r1 माइनस r2 करो, आपको बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 कितना आया, 20/1, तो दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी पे बेस्ड किए, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते थे हर टाइप का हमने न्यूमेरिकल ट्राई कर लिया है, एंड इससे बाहर आपको किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन के अंदर मिलने वाला नहीं है। एंड आई होप सो आप लोगों की इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस फिर से करो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। अगर केवल वीडियो देख के ऐसा लगेगा ना कि आपको बस मैं वीडियो देखता रहूं और मेरे न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। कॉपी पेन लेके न्यूमेरिकल्स आपको अपने हाथ से करने ही पड़ेंगे। ओके, अब हम एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। जब भी कोई लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तब हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, थीटा से। व्हेन लिक्विड सरफेस कम्स कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटा से। तो एज यू कैन से यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सॉलिड बीकर लिया है और बीकर के अंदर लिक्विड को फिल किया है। तो नाउ यू कैन से कि जो हमारी लिक्विड की शेप है वो कुछ इस तरीके से हो गई है। इन द सेम वे बीच में हमने एक टेस्ट ट्यूब डाला, तो यहाँ पे भी जो लिक्विड है वो थोड़ा सा ऊपर गया, एंड देन लिक्विड की शेप इस तरीके से हो गई। तो नाउ वी कैन से कि लिक्विड की शेप कई बार हमें कॉनकेव मिलती है एंड देन कई बार कॉन्वेक्स मिलती है। तो ये ऐसा क्यों है कि जो लिक्विड के शेप है हमें समटाइम कॉनकेव मिल रही है, कई बार कॉन्वेक्स मिल रही है। तो इसी कंसेप्ट को हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट के थ्रू स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉनकेव जो केस है, कॉनकेव शेप हमें किस केस में मिलती है। जब भी हम वाटर या ग्लास का एग्जांपल लेते हैं तब हमें कॉनकेव शेप मिलती है। कॉन्वेक्स के लिए इज वेरी फेमस मरकरी एंड ग्लास। मरकरी या ग्लास का जब आप एग्जाम्पल लेंगे तब आपको कौन सी शेप मिलेगी, कॉन्वेक्स शेप मिलेगी। अब देखते हैं होता क्या है ऐसे। देखिए एज यू कैन सी कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कैसे करते हैं कि मान लीजिए जो भी आपके लिक्विड की शेप आ रही है, जहां से आ रही है उसके थ्रू हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, थीटा टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, तो यहां से हम जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसकी जो सॉलिड से एंगल बनता है इसको थीटा बोलते हैं। सेम विद हियर, यहाँ पे भी जो लिक्विड की आपने देखा था सॉलिड के साथ जो शेप बन रही है उसी के थ्रू हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया एंड एंगल निकाला थीटा। ओके, सॉलिड के साथ में। तो जब भी हमारा थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है, थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो यू कैन सी कि हमें जो शेप है वो कौन सी मिल रही है, कॉनकेव मिल रही है। जो शेप है वो किस टाइप का है, कॉनकेव मेनिस्कस है। इन द सेम वे जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तब क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जब भी थीटा एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, तो हमें कॉनकेव मेनिस्कस मिलता है, और जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तब हमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलता है। अब देखिए ये जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि कई बार हमें कॉनकेव मिल रहा है, कई बार कॉन्वेक्स मिल रहा है, तो ये डिफरेंस आया क्यों? क्योंकि बेटा जो इन दोनों के बीच में कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स लग रहा है इनके डिफरेंस से। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है वो एडहेसिव फोर्स है। तो जो इनके डिफरेंस है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में, इन्हीं के कारण हमें क्या मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलती है। अब देखिए किस तरीके से मिलती है। तो मान लीजिए सबसे पहले कॉनकेव का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पानी में लिक्विड भरा। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिक्विड भरते हैं तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्यूट एंगल ही मिलेगा, कॉनकेव मेनिस्कस मिलेगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे बेटा जो ये शेप मिलने का रीजन ये है क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विड लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और लिक्विड और सॉलिड में एडहेसिव फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। जो कॉनकेव मेनिस्कस का केस है उसमें एडहेसिव फोर्स काफी लार्ज होता है कंपैरेटिवली जो कोहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स इन द कॉनकेव मेनिस्कस
जो कॉन्केव मेनिस्कस होता है इसमें क्या होता है, एडहेसिव फोर्स काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली कोहेसिव फोर्स के। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है? तो बेटा देखो इसका रीजन ये है कि अगर आप लोग सॉलिड्स में देखोगे तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, उनके बीच में गैप कम होता है, तो सॉलिड का कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है जो इनका सेम पार्टिकल का है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पानी की डेंसिटी कम होती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे इस लेयर पे एडहेसिव फोर्स क्या हुआ, ज्यादा हुआ कंपैरेटिवली कोहेसिव फोर्स के, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या है, डिस्टेंस पे है और इनके पार्टिकल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि एक कंसेप्ट आपको समझ आया कि जो कॉन्केव मेनिस्कस का केस है वहां पे हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है, वहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, और कॉन्केव मेनिस्कस के केस में क्या होता है कि जो चीजें है ना वो वेट हो जाती है। मान लो कि लिक्विड है, कोई पानी है, वो सरफेस पे गिरा तो वो वेट हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्या है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल का केस लेते हैं, जहां पे देखिए क्या होता है, हमें कॉन्वेक्स शेप मिलती है। तो इसके अंदर हमने मरकरी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। मान लीजिए मरकरी लिक्विड है लेकिन मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मरकरी है तो लिक्विड बट वो एक्ट सॉलिड से भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो यहाँ पे यू कैन से कि जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और जहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे सरफेस वेट नहीं होती। तो आपने देखा होगा मरकरी कभी भी सरफेस को वेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ये है, रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ये सॉलिड की साइड गया, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ये लिक्विड की साइड गया। तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, एंड लास्ट वन कंसेप्ट जो एक्यूट एंगल का केस है, जहां पे सरफेस पे ना तो कॉन्केव शेप मिल रही है ना कॉन्वेक्स शेप मिल रही है, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स दोनों की दोनों इक्वल है, और जो एक्यूट एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ओके, अभी जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले वो नेचर किस टाइप, लिक्विड किस टाइप का है, जो लिक्विड का नेचर है वो किस टाइप का है, ओके, और वो किस सॉलिड के कांटेक्ट में है। तो जैसे अगर हमने वाटर का और सॉलिड का एग्जांपल लिया था तो पानी का डेंसिटी कम है सॉलिड की कंपैरेटिवली। यही हमने मरकरी का एग्जांपल लिया तो मरकरी की डेंसिटी सॉलिड की कंपैरेटिवली भी ज्यादा है। आप इम्प्योरिटी कितनी ऐड कर रहे हो लिक्विड पे, उस पर भी डिपेंडेंट होता है, और जैसे जैसे ऑफकोर्स हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन भी कम होता है। तो 3 पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर्स ऑफ लिक्विड, इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं? तो सबसे पहले एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आता है। कई बार आपको एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना होता है कि एयर बबल है कोई, उसके इनसाइड में कितना एक्सेस प्रेशर लग रहा है, तो दैट इज 2T/R, और 100 बबल के केस में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 4T/R। ओके, अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉ टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड at the point of contact measured on the side of the liquid is called of course angle of contact। इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। which of the following factors does not affect the angle of contact? तो ये किस पे डिपेंडेंट नहीं होता है? नेचर ऑफ द वेसल, नेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे है, नेचर ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है सॉलिड और लिक्विड के बीच में बन रहा है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है? दोनों की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की भी लिक्विड की भी। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही चीज को कंसीडर करेंगे। दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। The next one is angle of contact depend on, किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द सॉलिड, द मटेरियल विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये सारे ही पैरामीटर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट मींस डी ऑप्शन इज राइट। The next question is very very important. If the liquid is rising in a capillary, the angle of contact is। तो देखिए जब भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड राइज कर रहा है, हम दो केसेस लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने कोई लिक्विड लिया है, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाई है। द सेकंड केस हमने लिक्विड लिया है, कैपिलरी ट्यूब लगाई है। ओके, अगर कोई लिक्विड राइज कर रहा है तो दैट मीन्स वो कौन सा केस होगा? वो होगा केस कॉनकेव वाला केस, कि यहाँ पे कौन सी शेप बनेगी? कॉनकेव शेप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शेप कौन सी बनेगी? कॉनकेव शेप बनेगी, और जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा। इन द सेम वे अगर कोई लिक्विड फॉल डाउन कर जाता है, नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए पानी की ये शेप है बट लिक्विड नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो शेप है वो भी कौन सी बनती है? कॉन्वेक्स बनती है।
और यहाँ पे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लिक्विड है वो कैपिलरी में राइज कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, एक्यूट एंगल। नेचर ऑफ मेनिस्कस फॉर लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एज 0 डिग्री। तो देखिए मेनिस्कस का कौन सा नेचर होगा जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री होगा, तो दैट मीन्स वो सेमी स्पेरिकल वाला केस होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पोर वाटर डज नॉट वेट द ग्लास रॉड। अगर कोई पानी अगर ग्लास रॉड को गीला नहीं कर रहा है तो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि जो वेट कर देता है ऑब्जेक्ट, जो वेट वाला केस होता है, एक विदाउट वेट वाला केस होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट गीले हो जाते हैं, उसमें कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बनता है। उसमें कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। और शेप कौन सी बनती है, कॉनकेव शेप बनती है। इन द सेम वे जो ऑब्जेक्ट्स को वेट कर देता है, ठीक है, जो गीला कर देता है, उसमें कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। और शेप कौन सी बनती है, कॉन्वेक्स बनती है। तो यहां पे क्या होगा कि ग्लास रॉड है वो गीला नहीं करती है, तो दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल। मरकरी वाला एग्जांपल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्योर वाटर एंड ग्लास। तो देखिए प्योर वाटर में क्या होता है, कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, तो इसलिए जो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है कितना होता है, 0 डिग्री। द नेक्स्ट वन इज द लिक्विड मेनिस्कस इन कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखो कॉन्वेक्स का केस है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल का केस है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द शेप व्हेन नॉन वेटिंग लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो देखो कैपिलरी ट्यूब के अंदर नॉन वेटिंग लिक्विड है, तो नॉन वेटिंग है, वो ऑब्जेक्ट को गीला नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला केस है, कॉन्वेक्स वाला केस है। तो कैपिलरी का जो लेवल है वो क्या होगा, फॉल डाउन होगा। ठीक है, कैपिलरी क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स शेप बनाएगी कुछ इस तरीके से, और किस तरफ से, ऊपर की तरफ से। ठीक है, ऊपर की तरफ से। तो बी ऑप्शन विल बी राइट, कॉन्वेक्स अपवर्ड। The next question is when the temperature is increased, the angle of contact of the liquid is। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इफ अ वाटर ड्रॉप इज गैप्ड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट। तो देखिए जब भी कोई वाटर ड्रॉप को हम 2 ग्लास प्लेट के बीच में रखते हैं तो जो हमें शेप मिलती है वो पूरी तरीके से स्पेरिकल मिलती है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर 2 soap bubbles. The bubble A is larger than B. If these are now joined by a tube, then okay. तो देखो हमने 2 soap bubble लिए हैं, एक बबल A है जिसका साइज लार्ज है कंपैरेटिवली B के। तो देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम बड़े बबल को और छोटे बबल को मिक्स करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़े बबल का साइज और बड़ा हो जाता है एंड छोटे बबल का साइज और छोटा हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो छोटे बबल की एनर्जी है वो बड़े बबल में ट्रांसफॉर्म होती है, तो बड़े बबल का साइज बड़ा होगा और छोटे बबल का साइज और छोटा होगा। तो बेसिकली अगर अभी देखा जाए तो जो ए साइज है, बबल ए का साइज बड़ा है, बी का साइज छोटा है, तो मतलब ए और बड़ा होगा और बी और छोटा होगा, तो मतलब बबल ए का साइज बी की कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो बबल ए बिकम मोर लार्ज। तो जो बबल ए है वो ज्यादा साइज का होगा, ए ऑप्शन विल बी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इन अ सोप बबल ऑफ अ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो एक्सेस प्रोपोर्शनल प्रेशर का फॉर्मूला था वो हमने क्या देखा था, 2T अपॉन आर नॉर्मल केस में, और सोप बबल के केस में क्या था, 4T अपॉन आर। तो वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज right. The next question is the difference of pressure between inside and outside of a soap bubble. So that means 40 difference in pressure है, तो that means 40 upon R. B option will be right. The next question is the excess pressure in a soap bubble is thrice than the other one. Okay. देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अभी हमें इसमें ये गिवन है कि जो एक्सेस प्रेशर है सोप बबल के अंदर वो 3 टाइम्स है फर्स्ट की कंपैरेटिवली, तो उनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वॉल्यूम है और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तभी हम उसे प्रेशर से कंपेयर कर पाएंगे। कैसे कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला पता है आपको, 40 अपॉन आर होता है, बट हमें क्या गिवन है यहाँ पे,
वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, और वॉल्यूम का और रेडियस को निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा R1 टू R2 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R क्यूब के, तो V1 इज इक्वल टू R1 क्यूब, V2 इज इक्वल टू R2 क्यूब। हमें यहाँ पे किसका रेडियो गिवन है, रेशियो किसका गिवन है, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है इसके वॉल्यूम का, और हमें किसका रेशियो गिवन है, प्रेशर का। तो हमें प्रेशर गिवन है, हमें यहाँ पे किसका रेशियो गिवन है, प्रेशर गिवन है। प्रेशर इसमें ये बोला है कि जो पहले का प्रेशर है वो दूसरे की कंपैरेटिवली 3 टाइम्स है। तो P1 एंड P2 का रेशियो कितना हो गया, 3/1। हमें ये गिवन है P1 टू P2 का रेशियो क्या है, 3/1। डायरेक्टली गिवन है द एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल इज थ्राइस देन इन अदर वन। दूसरे की कंपैरेटिवली पहले का 3 टाइम्स ज्यादा है, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, R1/R2 का 1/3, क्योंकि जो प्रेशर और रेडियस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर प्रेशर 3/1 है तो रेडियस क्या हो गई, 1/3 अपोजिट, तब हमें रेडियस का रेशियो मिल गया 1/3। ओके, इन द सेम वे अब इसका क्या आएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्यूब आएगा। ठीक है, तो V1/V2 इक्वल टू R1/R2 का R क्यूब। R1/R2 क्या है, 1/3, 1/3 का क्यूब मीन्स 1/27, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। The next topic is again very important, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट हमने समझा है कैपिलरी का कंसेप्ट। ठीक है, कैपिलरी एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब यूज किया बीकर के अंदर। ओके, टेस्ट ट्यूब मींस उसको कैपिलरी भी बोलते हैं। तो जो इसके अंदर लिक्विड अप और डाउन जा रहा है, ठीक है, उसमें राइज हो रहा है, कभी फॉल डाउन हो रहा है, तो जो यही कंसेप्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन होते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं इसे, जब भी आप कोई लिक्विड लेंगे, लिक्विड के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब को डालेंगे, तो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली या तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ओके, तो यही एक्शन होता है कैपिलरी एक्शन। इसके कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप मंदिर में ज्योत जलाते हैं, तो जो उसका ज्योत की बत्ती होती है वो इतनी पतली क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, ताकि वो सारा की सारा जो घी है या ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले, और जो घी या ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर तक चला जाए। इन द सेम वे आपने ऑयल को देखा होगा, वो भी लैंप के विक तक बिल्कुल पीक पॉइंट तक चला जाता है। इन द सेम वे आप लोग इंक का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंक पेन यूज किए होंगे तो इंक पेन में भी क्या होता है, वो बिल्कुल पीक तक इंक कैसे आती है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू आती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है कैपिलरी के जो हम लोग डेली नॉर्मल लाइफ में देखते ही हैं। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल गिवन है, एज यू कैन सी कि जहां पे कॉनकेव शेप है, ठीक है, जहां पे कॉनकेव शेप है वहां पे लिक्विड क्या चला गया, पर्टिकुलर एक हाइट पे चला गया, इसने अपना लेवल अप ले लिया। और जहां पे भी आपने मरकरी का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स शेप मिल रही है, तो लिक्विड क्या होता है, डाउन हो जाता है, कैपिलरी के अंदर नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये कंसेप्ट है। अब इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड किस हाइट पे जा रहा है, इसका फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन r rho g। T is tension, cos theta, theta is angle of contact, R is the radius, rho is the density and G is the gravitational acceleration। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कैपिलरी पे बेस्ड। The height to which a liquid will rise in a capillary tube, जो हाइट पे लिक्विड राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब पे, वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल का ही ऑप्शन है। तो वी विल सी फॉर्मूला 2t cos theta upon R, sorry, once again I am writing h equal to 2t cos theta upon r rho g, that is the formula of height. So now we can say directly proportional to the radius, no it's inversely proportional to the radius, directly proportional to the density, no it's inversely proportional to the density, directly proportional to the acceleration due to gravity, no it's inversely proportional, directly proportional to the surface tension। तो as we can say कि जो height है किसके proportional है, directly t के proportional है। The next one is if the lower end of a capillary tube touches a liquid, his angle of contact is 90 degree, okay, then the liquid। तो देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे है। अगर हम बोलते कि जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री से कम होता, तो जो लिक्विड है वो क्या हो जाता, अब चला जाता। ठीक है, लिक्विड अब चला जाता। अगर ऑब्ट्यूज का केस होता, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा का केस होता, तो जो लिक्विड है वो लेवल से डाउन चला जाता। ये केस था एक्यूट वाला, जहां पे आपको कॉनकेव शेप मिल रही है। ठीक है, ये आपको कौन सी शेप मिल रही है, कॉनकेव शेप। और ये वाला जो केस है ऑब्ट्यूज वाला केस है, जहां पे आपको कौन सी शेप मिल रही है, कॉन्वेक्स शेप। तो ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या बोला है, केवल 90 डिग्री मिल रहा है, तो ना तो वो राइज करेगा ना फॉल डाउन करेगा, क्योंकि हमने अभी तक एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला केस देखा है। बट एकदम
90 डिग्री पे है तो दैट मीन्स ये राइज भी नहीं करेगा, फॉल डाउन भी नहीं करेगा। द नेक्स्ट वन इज व्हेन टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड, द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो इसमें हमने बेसिकली डायमीटर से कंपैरिजन करना है कि दोनों में सेम है या फिर डायमीटर के अकॉर्डिंगली कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए एज वी कैन से H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, तो रेडियस जितनी कम होगी लिक्विड उतना ही ऊपर जाएगा। तो मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, तो जितना कम डायमीटर होगा लिक्विड उतना ही ऊपर जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। The next question is, in a capillary tube having area of cross section is A, water rises to height h. If cross sectional area is reduced to A by 9, the rise of water in capillary tube is। तो देखो जो कैपिलरी ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। ओके, वाटर उसमें एच हाइट तक राइज करता है, बट इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूस टू ए बाय 9, द राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज। तो बेसिकली क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि ना इसमें एच में और ए में रिलेशन निकालना है कि दोनों में एच में और ए में रिलेशन क्या है। ओके, तो हमारे पास डायरेक्टली तो फॉर्मूला नहीं है, बट वी नो दिस फॉर्मूला H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो वी नो वेरी वेल H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एम आई राइट? बट एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और R को देन आई कैन राइट अंडर रूट ए। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट ए के। ओके, तो नाउ वी कैन से अगर H1 एंड H2 को व्हाट आई कैन राइट, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। फॉर्मूले से यू कैन सी H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो H1 अपॉन H2 क्या हो गया, R2 अपॉन R1, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ए, तो इसको आई कैन राइट अंडर रूट A2 बाय A1। तो ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, H1 अपॉन H2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो डेटा हम इसमें पुटअप करते हैं। तो इसमें ये गिवन है कि ठीक है, जो कैपिलरी ट्यूब है उसका फर्स्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया ए था एंड हाइट h थी। इसके बाद हमने क्या किया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको a बाय 9 रिड्यूस कर दिया, एंड हमें क्या करना है, उस हाइट को कैलकुलेट करना है कि वो हाइट किस हाइट पे गया। तो इसको हम A1 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया H1, क्लियर है, ये हो गया A2 एंड ये हो गया H2। अब इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं यहाँ पे। तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू अंडर रूट A2 अपॉन A1। हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए, H2 कैलकुलेट करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, H1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में A1 बाय A2। तो H1 की जगह हमें H पुट करना है, ठीक है, अंडर रूट में A, जो यहाँ पे A1 को हमने क्या लिया है, A लिया है, और A2 को क्या लिया है, A बाई 9। तो A2 की जगह हमने पुटअप कर दिया A बाई 9, A से A कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 9, हमें आंसर क्या मिला, 3H। ओके, तो ये बेसिकली हमको क्या गिवन था, मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हमें केवल इस क्वेश्चन में ये गिवन था कि कोई कैपिलरी ट्यूब है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और हाइट H था। इसके बाद हमने क्या किया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसको A बाय 9 में रिड्यूस कर दिया, और हमें इस हाइट को, जो सेकंड वाले की हाइट है, इसको कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले रिलेशन कैलकुलेट किया हाइट में और एरिया में, H1 बाई H2 इक्वल टू अंडर रूट A1 बाई A2, A2 बाई A1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया H1 एंड दिस इज H2, एंड वैल्यूज पुटअप करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको एज डेस पुटअप कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। The next question solve करते हैं, capillary tube is dipped in water, another identical dipped in soap water solution. Okay, which of the following shows the relative nature of liquid of column in two tubes? तो देखो बेसिकली अगर देखा जाए, हमने सबसे पहले पानी में डिप किया, और पानी में डिप करने के बाद क्या किया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया। तो जब हम पानी के में डिप करते हैं तब तो ये क्या करेगा, इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। जैसे ही हमने डिटर्जेंट डाला तो इसका टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। ओके, अगर हम एरो से शो करें तो सोप का टेंशन कम होगा। अब अगर इसका सोप वाले का टेंशन कम होगा तो ये हाइट भी कम कवर करेगा। तो मतलब पहले वाली कैपिलरी के अंदर हमें ज्यादा हाइट मिलेगी और सेकंड वाले के अंदर कम हाइट मिलेगी। तो ये रिलेशन जिसमें शो हो रहा है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। ए में ज्यादा हाइट है कंपैरेटिवली बी के, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, अ स्ट्रेट थिन मेटल वायर ऑफ रेडियस आर greater than R is inserted symmetrically at one
end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of combination is at same level. The rise of water in capillary tube. तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, हमें अपने केवल सिंपल फॉर्मूले को यूज करना है, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. अब इसमें रेडियस एक और हमने इंसर्ट करी है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो r की जगह आ जाएगा r माइनस r रो जी, और cos थीटा 0 हो गया, थीटा कोई है ही नहीं, तो cos थीटा 1 एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 2t अपॉन r माइनस r रो जी. ओके, The next question is in a capillary tube, a vertical 30 centimeter long tube. तो जो लेंथ है कितनी है 30 सेंटीमीटर है, इज डिप्ड इन वाटर. अब आगे ये गिवन है कि द वाटर राइजेज अप टू हाइट 10 सेंटीमीटर. जो वाटर है किस सेंटीमीटर तक है, 10 सेंटीमीटर तक है. इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम बिकम. तो दैट क्वेश्चन एक्चुअली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या हुआ, फ्री फॉल का केस आ गया. नॉर्मली जो हम लोग हाइट का फॉर्मूला लेते हैं तो यही लेके चलते हैं, 2t cos थीटा अपॉन h रो जी, सॉरी r रो जी. तो फ्री फॉल के केस में g क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. फ्री फॉल के केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो जो जितनी हाइट है ना, मतलब वो वर्टिकल सेंटीमीटर में जितनी हाइट है वो पूरी हाइट पे कवर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू तो 0 हो गई. तो यहाँ पे जितनी लंबी आपने कैपिलरी ट्यूब ली वो उसके पीक लेवल पे मिलेगा. ओके, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट, 30 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर एंड द लिक्विड राइजेज अप टू 10 सेंटीमीटर. ओके, इफ द एंटायर सिस्टम इज केप्ट इन अ फ्री फॉल. अगेन फ्री फॉल का केस आया, जी 0 हो गया, तो वो जितनी कैपिलरी ट्यूब की हाइट होगी वो उस हाइट पे कवर कर लेगा. तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब थी, तो कितना वाटर कॉलम पे जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट. तो बोथ क्वेश्चन वाज जस्ट लाइक द सेम, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है और आपको कुछ सेकंड लगेंगे आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ अ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर. ओके, कोई वाटर है, द हाइट ऑफ अ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब. ओके, तो वाटर की हाइट किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी. अब हमें सेकंड केस दिया है, तो सबसे पहले वाटर का केस दिया था, इसे 1 ले लेते हैं, और सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी, तो इसको हम R2 ले लेते हैं. हमें R2 कैलकुलेट करना है. द वाटर राइजेस टू 8 सेंटीमीटर, और जबकि वाटर कितना राइज कर रहा है, किस हाइट तक, 8 सेंटीमीटर तक. तो ऑफ कोर्स H और R का रिलेशन है, वी नो वेरी वेल, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो इसको आई कैन राइट H1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 एंड H2 इक्वल टू 1 अपॉन R2. दोनों को डिवाइड कर देते हैं, H1 बाई H2 को, तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन R1. आई एम सो सॉरी, H1 इक्वल टू 1 अपॉन R1, तो ये हो गया 1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन R2. तो डायरेक्टली आई कैन राइट H1 R1 इक्वल टू H2 R2, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. तो ये एक सिंपल सा रिलेशन था जो आपको डायरेक्टली आना चाहिए. अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस होता है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. हमने क्या किया, H1 की इक्वेशन लिखी 1 अपॉन R1, H2 की लिखी 1 अपॉन R2, दोनों को डिवाइड किया H1 और H2 को, तो ये हुआ 1 अपॉन R1 एंड ये 1 अपॉन R2. तो हमें इक्वेशन मिल गई H1 R1 इक्वल टू H2 R2. H1 की वैल्यू पुटअप करी 4, R1 की वैल्यू पुटअप करी 2, H2 की वैल्यू पुटअप करी 8, R2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो R2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टोटली थ्योरेटिकल. द टॉपिक नेम इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. इस पे बेस्ड भी एमसीक्यूज बनते हैं. तो देखिए बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो को और टर्बुलेंट फ्लो को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है दैट इज स्मूथ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं स्मूथ फ्लो है जिससे किसी को कुछ हार्म नहीं हो सकता. एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इररेगुलर होता है. टर्बुलेंट फ्लो है वो क्या है, इररेगुलर है, जहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, पानी की बार बार चेंज हो रही है. ओके, जो फ्लूइड की वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बार बार चेंज हो रही है, जबकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा नहीं होता. स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है हमेशा. ओके, तो इसी को हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो को और टर्बुलेंट फ्लो को. अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं. तो देखिए बेटा, अभी तक आपको समझ आ चुका होगा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो क्या है, स्टेडी फ्लो है, स्मूथ फ्लो है, ठीक है, जहां पे क्या है, वेलोसिटी है फ्लूइड की कांस्टेंट है. और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या हुआ, जो इररेगुलर है, जहां पे वेलोसिटी बार बार वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. अब जो इसके बीच का मार्जिन है इसको हम एक टर्म से डिवाइड कर देते हैं, क्रिटिकल से. ओके, अगर कोई
यहाँ पे फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और अगर वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, अगर फ्लो का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो वो कौन सा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विद वेलोसिटी स्मॉलर देन certain critical velocity is called a streamline flow. In the same way, what is turbulent flow? The irregular and unsteady flow of fluid when its velocity increases beyond critical velocity is called turbulent flow. Now you get it. streamline flow के अंदर क्या होता है? जो fluid का velocity होता है वो क्या होता है? critical velocity से कम होता है। इन द सेम वे इन द टर्बुलेंट फ्लो जो फ्लूइड का वेलोसिटी होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो स्मूथ फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो इरेगुलर फ्लो होता है। इन द सेम वे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है बेटा, इनकी जो लाइंस चलती है ना वो हमेशा पैरेलल में चलती है, तो ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो कोई फ्लूइड है उसकी बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर कोई भी टू लेयर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये क्या करती है? पैरेलल चलती है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ऐसा नहीं होता है। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आपको बहुत सारी एडीज मिलती है, वेव्स मिलती है, रोटेशनल मोशन भी मिलता है। तो टर्बुलेंट फ्लो इट नॉट जस्ट लाइक दैट, वहां पे लाइंस बार बार इंटरसेक्ट होंगी फ्लूइड्स की, ओके, एडीज मिलेंगे, तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पे डिस्कस किए। एंड ऑफ कोर्स जो इसके एमसीक्यूज है वो भी थ्योरेटिकल इसी तरीके से मिलते हैं। बेसिकली जो एमसीक्यू आता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी पे बेस्ड आता है कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वो कौन सा फ्लो होगा। जो फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है वो कौन सा फ्लो है? तो दैट इज अ स्ट्रीमलाइन। अगर कोई क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर है तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। एंड आगे देखते हैं इसमें बेस्ड और किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए इसी के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तो आपको समझ में आ चुकी है कि क्या है, एक मार्जिन बना दिया हमने किसके लिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ओके, तो देखिए आगे इसको रीड करते हैं। द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट इट्स डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ऑफ कोर्स हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है? उनकी वेलोसिटी के बेसिस पे तो डिफाइन कर रहे हैं, बस यही लिखा है। द वेलोसिटी बियॉन्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज वीसी इक्वल टू आर एन नीटा एंड देन रो डी। ऑफकोर्स ये टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है कि ये टर्म्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ये आर एन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आर एन? देखो बेटा, आर एन इज रेनॉल्ड्स नंबर, जो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर के भी थ्रू वी कैन फाइंड कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है। तो देखिए अगर ये आर एन की वैल्यू 1000 से कम है, आर एन की वैल्यू 1000 से कम है, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज फ्लो ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो ये फ्लो कौन सा फ्लो होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट अगर जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा है, अगर वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो ये फ्लो कौन सा बन जाता है? ये फ्लो बन जाता है टर्बुलेंट फ्लो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है तो वो होगा टर्बुलेंट फ्लो। तो अब ये जो 1000 से 2000 के बीच में है ये कौन सा नंबर है? तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल होता है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी मिल सकता है, यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो भी मिल सकता है। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा रेनॉल्ड्स नंबर किसी वेलोसिटी का 3000 है तो वो किस टाइप का फ्लो है? तो नाउ यू कैन गिव मी आंसर कि मैम ये तो टर्बुलेंट फ्लो होगा क्योंकि आपने रेनॉल्ड्स नंबर 3000 बोला है जो 2000 से ज्यादा है। इन द सेम वे इफ आई आस्क यू बेटा रेनॉल्ड्स नंबर है वो 600 है तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है क्योंकि इसकी वैल्यू 6000 से कम है, तो दैट्स व्हाई। इन द सेम वे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नीटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। देखो कोई भी टू लिक्विड के लेयर के बीच में या लिक्विड का सॉलिड के साथ में, फ्लूइड का सॉलिड के साथ में जो फ्रिक्शन लगता है ना उनके बीच में, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ओके, तो जो ये एन है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, नीटा इज विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। जिससे भी जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो पास आउट हो रहा है उसको हमने बोला डी इज द डायमीटर। तो आई होप सो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप यू कैन डू द न्यूमेरिकल, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं होगा। ओके, इसके थ्रू यू कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑल्सो। क्या हो जाएगा? वीसी रो डी डिवाइडेड बाई एन। तो ये फॉर्मूला किया हमने
क्रिटिकल वेलोसिटी का। ओके, अब आगे चलते हैं विस्कोसिटी। तो देखिए विस्कोसिटी क्या है, आपको बताया मैंने अभी कि कोई भी फ्रिक्शन लग रहा है लिक्विड में, लिक्विड के सरफेस में या उसकी सराउंडिंग के साथ, तो वी कैन से कि ये क्या है, विस्कोसिटी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है और ये रिवर है, तो रिवर के कॉर्नर्स में विस्कोसिटी ज्यादा होगी या सेंटर पार्ट में विस्कोसिटी ज्यादा होगी? तो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड कि जो ये रिवर का कॉर्नर है इसके साइड्स के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बार बार होगा, क्योंकि सॉलिड सरफेस आएगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो कॉर्नर्स में विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ओके, इन द सेम वे अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। तो व्हाट इज एफ? एफ इज द विस्कस फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाय डीएक्स। द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डीवी बाय डीएक्स है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड ए इज द एरिया। तो नाउ वी कैन से कि जो ये विस्कस फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनल है? ए डीवी बाय डीएस। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एन ए डीवी बाय डीएक्स। ओके, तो अगेन हमें यहाँ पे मिला जो एन है वो क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें बेसिकली एन के साथ में दो फॉर्मूले मिले, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो आर एन एन अपॉन रो डी, एंड द सेकेंड वन इज एन इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। कहीं से भी आप याद कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये हम लोगों ने विस्कोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ क्या है तो रीड करते हैं इसे। स्टोक्स लॉ ने क्या बोला कि कोई भी विस्कस फोर्स, ऑफ कोर्स इट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द विस्कस फोर्स, बट यहाँ पे विस्कस फोर्स लग किस पे रहा है? यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा है स्मॉल स्पेयर पे। अब इस पे बेस्ड भी एमसीक्यू बनता है कि जो स्मॉल स्पेयर पे बेस्ड था ना, स्मॉल स्पेयर पे बेस्ड, वो किस लॉ पे बेस्ड था? स्टोक्स लॉ पे बेस्ड। ओके, तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पेयर falling through a viscous medium, falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, velocity of the fluid and coefficient of viscosity. तो this formula is very very important, जो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड नॉर्मली बार बार न्यूमेरिकल्स रिपीट होते हैं। केवल हमें ये पता है कि विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है जो किस पे आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई स्मॉल स्पेयर बन रहा है, ठीक है, कोई विस्कस मीडियम से गिर रहा है, कोई फ्लूइड गिर रहा है, एंड इस तरीके से वो स्पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा है? ओके, तो दैट इज इक्वल टू 6 पाई एनआरवी। आप लोगों को पता है वैल्यूज क्या है? 6 पाई तो कांस्टेंट है, एंड इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी। Okay, in the same way we can find the coefficient of viscosity, and also that is 2 by 9 r square rho minus sigma g divided by v। तो यहाँ पे रो एंड सिग्मा दोनों मीडियम्स की वेलोसिटी है, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। जो भी ट्यूब की रेडियस है उसे हमने बोल दिया। ओके, r। तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हम लोगों ने, तो एक बार ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी रहे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा, बिकॉज ऑफ इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा था कि एरिया एंड वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। एरिया एंड वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। व्हाट आई मीन टू से कि मान लीजिए एक ये पाइप है, ये यहां से स्मॉल है, आगे जाके थिक हो गया, या थिक से स्मॉल हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, बट एरिया के साथ साथ क्या होता है? वेलोसिटी भी चेंज होती है, बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, एरिया कम कर रहे हो तो वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, एरिया ज्यादा कर रहे हो तो वेलोसिटी कम हो रही है, बट दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू av। v इज द वेलोसिटी, a इज द एरिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंपल सा फॉर्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये क्या होता है? वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dv अपॉन dx। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो आप dv अपॉन dx से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ये 5 मीटर के डिस्टेंस में, तो आप dv बाय dx कर दोगे एंड यू कैन गेट योर आंसर। ओके, इसके बाद आते हैं हम विस्कस फोर्स पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F इक्वल टू na dv अपॉन dx।
एन ए डीवी अपॉन डी एक्स। एन आपको पता है ये नीटा क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज द एरिया, डीवी अपॉन डी एक्स इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद आते हैं हम स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज कंफ्यूज नहीं हो जाए ना हम कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टोक्स लॉ तो आप स्पेयर देखते ही यूज करोगे जहां पे भी किसी स्पेरिकल फ्लूइड्स की बात होगी। ओके, तो F इक्वल टू 6 पाई एन आर वी, दैट इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। इसके बाद आते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी पे। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, जो कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसके किसके इक्वल है, 2/9 आर स्क्वायर बाय एन रो माइनस सिग्मा जी। दो ये बोथ आर द डेंसिटी, जो दोनों मटेरियल्स की है जिसपे विस्कस फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज आर स्क्वायर बाय एन जी 2/9। तो V इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर बाय एन रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय जी। एंड लास्ट में रेनॉल्ड्स नंबर, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर तो हम किसके डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, दैट इज रो VCD डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। तो दीज ऑल फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स ये आपको याद आने होने चाहिए, अदरवाइज आगे के न्यूमेरिकल डिफिकल्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ अगर ये फॉर्मूले याद है आपको तो आप इस पे बेस न्यूमेरिकल डायरेक्टली कर लोगे। तो आई विल सजेस्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। Water is flowing through a tube, a non-uniform cross section. Ratio of radius at the entry and exit of the pipe is 3/2। अब हमें यहाँ पे रेडियस का रेशियो गिवन है, ठीक है, R1 बाई R2 का रेशियो गिवन है, कितना है 3/2। देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द लिक्विड। अब हमें वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है एंट्री पे और एग्जिट पे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बेटा यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज ऑफ नॉर्मली बच्चों को इन फॉर्मूलाज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करे समझ ही नहीं आता है। तो बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन किसके बीच में है, आपको रेडियस का गिवन है एंड फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का एंट्री पे और एग्जिट पे। तो बेसिकली जो ये एंट्री और एग्जिट वाले क्वेश्चन होते हैं ये होते ही कंटिन्यू इक्वेशन पे, जहां पे आप एंटर कर रहे हो और बाहर निकल रहे हो, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जहां पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप समझ सकते हो। एंड दूसरा रिलेशन ऐसा होता है कि हमें ये पता है यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, बट यहाँ पे एरिया तो नहीं गिवन है लेकिन रेडियस गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, और हमें एरिया पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड कि ठीक है अगर रेडियस गिवन है या एरिया गिवन है, एरिया के साथ वेलोसिटी है या रेडियस के साथ वेलोसिटी है या डायमीटर के साथ वेलोसिटी है, तो वो सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे ही बेस्ड होंगे। ओके, तो हमने सिंपल सी इक्वेशन लगाई, a1v1 इक्वल टू a2v2। यहाँ पे a1 की वैल्यू पुटअप करी, पाई r1 स्क्वायर v1, a2 की वैल्यू पुटअप करी, पाई r2 स्क्वायर v2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो ये हो गया v1 बाई v2 और इधर हो गया r2 बाई r1 होल स्क्वायर। r2 बाई r1 कितना है, R1 बाई R2 3/2 है, तो R2 बाई R1 कितना हो गया, 2/3। तो 2/3 पुटअप किया, स्क्वायर किया, क्या मिला 4/9। तो दैट मींस बी ऑप्शन इज राइट। इन द सेम वे एन आइडियल fluid flow through a pipe of circular cross section with diameter 5 centimeter and 10 centimeter। तो now you can say कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, ठीक है, पहले रेडियस थी अब डायमीटर है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक तो एंट्री और एग्जिट की बात कर रखी है, तो दैट कैन बी बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डायमीटर का रेशियो है और वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बोथ आर द सेम थिंग। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डायमीटर को निकालते हैं एंड देन इसके बाद वेलोसिटी को सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ए एंड बी, तो हमें क्या चाहिए, वी ए से वी बी का रेशियो चाहिए। ओके, VA टू VB का रेशियो चाहिए। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा RA टू RB। Am I right? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अगर हम RA की वैल्यू देखें, मैं इस बार इसको फिर से सॉल्व करती हूँ क्योंकि ये 1-2 से सॉल्व किया हुआ था और हमें AB से सॉल्व करना है। तो VA बाई VB ये किसके इक्वल हो जाएगा, RB अपॉन RA होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास RB नहीं है, डायमीटर है, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, वैसे वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो व्हाट इज RB, RB इज 10 और हमें रेडियस चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 इनटू यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय
आर ए, तो आर ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5/2 होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 10/5 2 and 2 square is 4, so that's why we can say 4/1 is our right answer. The question is the cylindrical tube of a spray pump has a radius r. Okay, कोई cylindrical tube है जिसकी radius क्या है r है. Okay, one end of a which has and fine holes. Okay, आगे ये भी गिवन है, जो इसका एंड है उसमें क्या है बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या हो जाती है स्मॉल आर हो जाती है. तो हमने क्या किया, पूरी सिलेंड्रिकल ट्यूब ली, ठीक है, स्प्रे पंप की, जिसकी रेडियस एक की तो कैपिटल आर है, एंड एंड पे क्या होता है इसमें बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है. इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज वी, ओके, जो लिक्विड की स्पीड है ट्यूब के अंदर वो क्या है कैपिटल वी है, देन द स्पीड ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स इज. अच्छा, अब जो इसके अंदर होल्स से जिस वेलोसिटी से फ्लूइड निकलेगा उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके स्पीड को हम लोग स्मॉल वी से डिनोट कर देते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द सेम जो हमने प्रीवियस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड किया था. तो बेसिकली वी नो कि यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन है. ओके, तो नाउ वी कैन इजीली राइट a1v1 इक्वल टू a2v2. अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा था. सबसे पहले एरिया को वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर, तो जहां से एंटर हो रहा है जो ट्यूब बनी हुई है उसकी रेडियस इस क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन है, तो हमने क्या किया कैपिटल आर ले लिया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर. और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या गिवन है कैपिटल वी गिवन है, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह v1 की जगह कैपिटल वी ही पुटअप किया. अब इसके बाद जो एरिया जहां से ये एग्जिट कर रहा है वहां पे क्या हुआ होल्स बने हुए, तो ऑफकोर्स रेडियस कम हो गई, तो उस रेडियस को हम क्या ले लेते हैं स्मॉल आर ले लेते हैं. और इसने बोला है कि बहुत सारे एन फाइन होल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे होल्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा क्योंकि होल्स बहुत ज्यादा है. मतलब एक सिलेंडर की ट्यूब का जो एक सर्किल का था उसको नंबर ऑफ होल्स में हमने डिवाइड कर दिया है, तो इसीलिए क्या किया एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया की जगह पुटअप किया पाई आर स्क्वायर, और जो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसको स्मॉल वी से डिनोट कर दिया. इसी वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, तो नाउ वी कैन से पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला हमें आर स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय एन आर स्क्वायर. ठीक है, तो केवल क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना था, फॉर्मूला वाज सेम, उसी अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप हैविंग अ इंटरनल डायमीटर इज 8 into 10 to power -3 मीटर. ओके, इंटरनल डायमीटर गिवन है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट रेडियस ऑल्सो. द वाटर वेलोसिटी एज इट लीव्स द टेप इज 0.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब इसने क्या बोला है कि टेप से जैसे ही वाटर की वेलोसिटी निकलती है कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड. तो वन थिंग इज क्लियर कि जो यहाँ पे a1 v1 को हम a2 v2 के इक्वल करते हैं, तो हमें ये तो समझ आ ही गया क्वेश्चन को रीड करके कि यहाँ पे रेडियस का, डायमीटर का और वेलोसिटी का रिलेशन है. ओके, तो नाउ वी कैन इजिली राइट a1 v1 की जगह क्या पुटअप करोगे पाई r1 स्क्वायर v1. ओके, अब देखो ये पाई r1 स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऑफकोर्स डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करी 0.4, तो ये हमारा काम इतना हो गया. अब आगे रीड करते हैं. a2 v2 में क्या दे रखा है, आगे गिवन है द डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस 2 into 10 to power -1 मीटर बिलो द टेप इज क्लोज टू. ओके, तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली कैलकुलेट डायमीटर करना है, बट ना तो हमें वेलोसिटी गिवन है. अगर वेलोसिटी गिवन होती तो डायमीटर इजीली कैलकुलेट हो जाता, बट हमें यहाँ पे ना तो वेलोसिटी गिवन है, ना डायमीटर गिवन है, ना रेडियस गिवन है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें. बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना इसे, बट इसके लिए केवल एक चीज की हेल्प गिवन है हमें, डिस्टेंस की. केवल क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है. एंड यहाँ पे हमको डायमीटर तो कैलकुलेट करना है, तो डायमीटर तो रेडियस से कैलकुलेट हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी. अब v2 कैसे कैलकुलेट करें डिस्टेंस से, तो हमने क्या किया, मोशन की इक्वेशन की यूज करी, एंड जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, केवल उसी का यूज करेंगे. क्यों इसका यूज किया, इस फॉर्मूले का इसलिए यूज किया गया क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. इनिशियल वेलोसिटी जहां से वो एंटर कर रहा था वो वेलोसिटी हमारे पास है, वो वेलोसिटी हमारे पास है 0.4 प्लस 2
जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है और हमें डिस्टेंस गिवन है। अब इससे ज्यादा घुमा के आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ओके, तो ये फाइनल था, टफेस्ट से टफेस्ट चांस था कि आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल मिले। ओके, तो जी की वैल्यू आपको पता है, एस की वैल्यू आपको गिवन है, तो जब भी आपको ऐसे डिस्टेंस गिवन हो और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2GS। हमें यहां पे V2 चाहिए, वी स्क्वायर है तो 20 चाहिए तो अंडर रूट लगाया, U1 स्क्वायर प्लस 2GS। U1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की 0.4, स्क्वायर लगाया प्लस 2, जी का वैल्यू पुटअप किया 10, डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड अवर आंसर। तो अब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी V2 की वैल्यू आ गई, तो ये R2 स्क्वायर चाहिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जो V2 है ये क्या चला गया, नीचे चला गया, तो ये आप कैंसिल आउट करोगे, सारी वैल्यूज को R2 स्क्वायर मिल जाएगा आपको। इससे आप R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और D2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, एक सिंपल सा कंसेप्ट था कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि A1 V1 गिवन था, बट ना ही A2 था ना ही V2 था। ओके, तो हमारे पास ना तो डायमीटर था ना वेलोसिटी था, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना था, तो हमने जो वेलोसिटी है किस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A small metal ball of mass m is dropped in a liquid constant in a vessel. Okay, attains a terminal velocity v. तो terminal velocity पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो सीधे से हमने सबसे पहले terminal velocity का फॉर्मूला लिख लिया। Okay, if a metal ball of same material but of mass 8m is dropped in a same liquid, the terminal velocity. तो now we can say कि एक small metal ball है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, वो लिक्विड वेसल में उसको ड्रॉप किया तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हो जाती है b। अब हम क्या करते हैं, मेटल बॉल लेते हैं सेम मटेरियल की, बट जो उसका मास है वो क्या है, 8m है, तो हमें क्या करना है, इसी की टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, डाउनवर्ड वेलोसिटी, ठीक है, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो दैट इज 2/9 r स्क्वायर बाय n रो माइनस सिग्मा जी। तो बेसिकली व्हाट वी कैन सी कि जो ये मेटल बॉल है ये हमने सेम मटेरियल का यूज किया है, तो उसकी कहीं पे भी डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और टर्मिनल वेलोसिटी कहीं पे भी मास पे डिपेंडेंट है क्या, डिपेंडेंट ही नहीं है मास पे। तो बेसिकली ये जिस वेलोसिटी से एंटर कर रही है उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, तो दैट मींस ए ऑप्शन विल बी। क्वेश्चन इज इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ गोल्ड ऑफ डेंसिटी 19.5 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे गोल्ड की डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 19.5 kg पर मीटर क्यूब, एंड जो इसकी टर्मिनल स्पीड है वो कितनी गिवन है, गोल्ड की ही कितनी गिवन है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में दिया था। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्पेयर ऑफ सिल्वर। अब हमें जो टर्मिनल स्पीड करनी है, टर्मिनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, वो सिल्वर के केस में कैलकुलेट करनी है, मतलब गोल्ड के गिवन है और कैलकुलेट करनी किसकी करनी है, सिल्वर की करनी है। और सिल्वर के केस में हमें डेंसिटी कितनी गिवन है, सिल्वर के केस में डेंसिटी गिवन है यहाँ पे द डेंसिटी इन अ विस्कस लिक्विड। ओके, इसके केस में हमें डेंसिटी गिवन है, दैट इज, तो ये हमें सिल्वर के केस में डेंसिटी गिवन है 10.5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सिल्वर के केस में, हमें गोल्ड के केस में भी डेंसिटी गिवन है, सिल्वर के केस में भी डेंसिटी गिवन है। हमें गोल्ड के केस में क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन दे रखी है और सिल्वर के केस में कैलकुलेट करनी है। अब लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसिंग है, पॉइंट मिसिंग है कि वो जिस लिक्विड में जा रहा है, वो जिस लिक्विड में जा रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो बेसिकली एक रो है, सिग्मा है, दोनों डेंसिटी है। तो ये तो क्या है, जो मीडियम अंदर जा रहा है उसकी डेंसिटी है, ठीक है, जो भी आपने यहां पे गोल्ड लिया या सिल्वर लिया तो रो तो उसकी डेंसिटी है, बट जिस लिक्विड के अंदर जा रहा है उसकी डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1.5 kg पर मीटर क्यूब। इसके बिना तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब हमने क्या किया, हमें टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, 2/9 r स्क्वायर बाय n रो माइनस सिग्मा जी। अब हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे क्या है, स्पेयर सेम है, तो आर की वैल्यू, एन की वैल्यू तो सब कुछ सेम रहेगी, जी भी सेम ही रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली डेंसिटी चेंज हो रही है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वी गोल्ड डिवाइडेड बाय वी सिल्वर, ठीक है, रो माइनस रो, सॉरी रो माइनस सिग्मा, अगेन रो माइनस सिग्मा। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो ये रो है ये गोल्ड का है,
यहाँ पे ये भी क्या है, जो ये दूसरे मटेरियल का है। तो बेसिकली जो सिग्मा है वो लिक्विड की डेंसिटी है, विस्कस मीडियम की डेंसिटी है। इन द सेम वे ये सिल्वर के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये हो गई सिल्वर की, और जो ये सिग्मा आएगा ये विस्कस मीडियम का आएगा। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि जो किस पे बेस्ड है, दोनों की डेंसिटीज पे। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गोल्ड का वैल्यू पुटअप किया 19.5, यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू पुटअप करी जो क्या है, विस्कस की डेंसिटी है, दैट इज 1.5। इन द सेम वे यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, जो सिल्वर है, सिल्वर की डेंसिटी कितनी गिवन है 10.5, वो पुटअप किया, एंड इसके बाद हमने वैल्यू पुटअप करी जो विस्कस मीडियम की डेंसिटी है, तो ये भी हो गया 1.5। आगे इसे सॉल्व करते तो 19.5 माइनस 1.5 दैट इज 18, 10.5 माइनस 1.5, तो 10.5 माइनस 1.5 इज 9, तो 18/9 इज 2। तो बेसिकली हमें क्या मिला, गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो, गोल्ड टू सिल्वर वेलोसिटी का रेशियो कितना मिला, 2 मिला। हमें क्या करना है, सिल्वर की वेलोसिटी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, वी गोल्ड डिवाइडेड बाय 2। गोल्ड की वेलोसिटी कितनी है 0.2, हमने 2 से डिवाइड किया, हमें वेलोसिटी कितनी मिली 0.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर राइट आंसर, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। The next question is two solid sphere of same metal. Okay, दो solid sphere लिए हैं, same metal के हैं, but of mass m and 8m। तो देखिए हमने first solid sphere लिखा, second solid sphere लिया, एक का मास हमने लिया m and second one का मास लिया 8m। Okay, fall simultaneously on a viscous liquid and their terminal velocities are v and nv, the value of n। अब हमें ये भी गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, एक की v है और दूसरे की nv है, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखिए बेसिकली 16842 है, तो फॉर्मूला बेसिस आंसर नहीं है, हमें एग्जैक्टली वैल्यूज को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंडेंट किस पे है, ये तो r पे डिपेंडेंट है और डेंसिटी पे रिलेटेड है। तो वी नो वेरी वेल v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r², हमें अच्छे से पता है। ओके, नाउ इन द सेकंड पॉइंट वी कैन क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे मास से। किस तरीके से, तो डेंसिटी वी नो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो गया डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, रो, एंड यहाँ पे क्या है स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। ओके, तो बेसिकली हमें यहां से ये भी मिल गया कि जो मास है वो क्या होता है, रेडियस के क्यूब के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हमें कर दिया मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब देखो वैल्यूज को किस तरीके से चेंज करते हैं मास की फॉर्म में, बाय वी कैन गेट अवर आंसर। एक्चुअली हमें करना क्या है, ये पूरी की पूरी वेलोसिटी को r की फॉर्म में चेंज करना है। क्यों करना है r की फॉर्म में चेंज, क्यों करना है r की फॉर्म में चेंज, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, और हमें क्या गिवन है, केवल मास गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेडियस का और मास का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहां से ये फाइंड आउट किया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ट्यूब। कैसे किया, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने वेलोसिटी सबसे पहले पता है डायरेक्टली r के प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको r से लिंक कर रहे हैं, r को मास से लिंक करेंगे क्योंकि हमें क्या गिवन है, केवल मास गिवन है। ओके, तो ये जो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, इस फॉर्मूले को यूज किया। एज यू कैन सी कि इस चैप्टर में हमने बार बार इस फॉर्मूले को यूज किया है। ओके, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह हमने 4/3 πr³ किया, तो इससे हमें मास और रेडियस का रिलेशन मिल गया कि मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। ओके, तो नाउ वी कैन से r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m1/m2 का 1/3। ओके, तो हमने यहाँ पे m1/m2 की वैल्यू पुटअप करी 1/8, तो r1/r2 कितना मिल गया, यहां से 1/2। Am I right? अब मेरे पास r1 एंड r2 की वैल्यू मिल गई, तो एज यू कैन सी मास को हमने पहले रेडियस में चेंज किया। अब नाउ वी नो वेरी वेल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो v1/v2 किसके इक्वल हो गया, r1/r2 के होल स्क्वायर के। r1/r2 की वैल्यू पुटअप करी 1/2, तो जो हमें 1/n की वैल्यू क्या मिल गई 1/4, इससे n की वैल्यू मिल जाती है 4। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन से देखने हैं कि या तो वो फॉर्मूला की फॉर्म में है या फिर वो नंबर की फॉर्म में है। नंबर की फॉर्म में है तो ऑफकोर्स हमारा आंसर m या r में तो नहीं आ सकता, तो हमें सबको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी डिड, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, द ऑनसेट ऑफ
टर्बुलेंस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय, तो देखो जो टर्बुलेंस है वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर से। रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो दैट इज स्ट्रीमलाइन, और अगर 1000 से ऊपर है, ठीक है, 2000 से ऊपर है तो दैट इज टर्बुलेंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ रेनॉल्ड्स कांस्टेंट आर, तो रेनॉल्ड्स कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, तो इसकी क्या होगी डायमेंशंस, m0, l0, t0, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशंस होती ही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड एट विच द फ्लो ऑफ द वाटर इन अ लॉन्ग सिलेंडर पाइप ऑफ डायमीटर 2 मीटर बिकम टर्बुलेंट, तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन क्या क्या है, विस्कोसिटी गिवन है, ओके, एन गिवन है, स्मॉल एन को विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं तो 10⁻³ आगे हमें क्या गिवन है, टर्बुलेंस फ्लो इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, कैपिटल एन कितना है 3000 है, और जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.02 मीटर। हमने सिंपल सा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया NN/ρd। ओके, तो ऑनसेट में कई इसमें कैलकुलेट करना है, हम सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे एंड देन वी विल गेट अवर आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में हमने ये पढ़ा था 6π/n/r�v, अगर हम इस पेयर देखेंगे तो ऑफकोर्स हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड समटाइम इट हैपेंस कि हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए फोर्स नहीं है तो फोर्स की जगह वी कैन पुट mg, अगर m भी नहीं है तो हम इसे डेंसिटी की फॉर्म में चेंज कर देते हैं 4/3πr³ रो की फॉर्म में। तो ये सबसे टफेस्ट टाइप था कि इसी टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा, या तो सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड मिलेगा या फिर इस टाइप का मिलेगा, इससे दूसरा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। ओके, अ गैस बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर राइजेस थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जो कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद अ फिक्स्ड स्पीड ऑफ 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, उसकी एक फिक्स्ड स्पीड है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें आगे बोला है गैस की डेंसिटी को अवॉइड करना है, द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ऑफ कोर्स हमें कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है, गैस बबल की बात हो रही है, स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे तो F = 6π/n/r�v हो जाएगा, क्योंकि देखो जो बबल पे फोर्स लग रहा है और लिक्विड पे फोर्स लग रहा है दोनों पे इक्वल लगेगा, दोनों पे चेंज तो होगा नहीं। बबल के फोर्स को हमने mg डिनोट कर दिया क्योंकि बबल का फोर्स गिवन नहीं है, ठीक है, जो लिक्विड का फोर्स है उसकी जगह पुटअप किया 6π/n/r�v। अब यहाँ पे अगेन मास नहीं गिवन है तो पुटअप किया 4/3πr³ रो, जी की जगह जी पुटअप किया, यहाँ पे हो गया 6π/n/r�v। हमें क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n चाहिए, कैंसिल आउट करोगे आपको क्या मिलेगा, 2/9r² ρg/v। वैसे हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली लिखा है, बाकी इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो वो यहां से प्रूफ कर सकते हो। कभी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो यहां से प्रूफ कर लेना, अदरवाइज हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिखा है, यहाँ पे दूसरी डेंसिटी नहीं थी तो यहाँ पे सिग्मा नहीं लगाया, केवल ρg से सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब आपको सारी वैल्यूज पुटअप करनी है, अगर आप वैल्यूज पुटअप करोगे डायरेक्टली यू कैन गेट योर आंसर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कंप्लीट किया। मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोगों की तरफ से आप रोज मैसेज आ रहा है मुझे कि मैम जल्दी सिलेबस फिनिश करना है, एंड ऑफ कोर्स वी विल ट्राई वेरी हार्ड कि हम लोग फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों के सभी के मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छे आने चाहिए। एंड थैंक्स फॉर लॉट जो मुझे कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लिटरली यू गाइज मेड माई डे। एंड प्लीज बेटा सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड प्लीज डू हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क करोगे तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एंड लिटरली नाउ ओनली 1 मंथ रिमेनिंग, तो गाइज प्लीज डू हार्ड वर्क, आई रिक्वेस्ट यू टू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।